एक लड़की एक लड़के से कहती है, तुम सही में काफी इंटरेस्टिंग हो और तुम्हें उतना ही क्रेजी होना चाहिए जितने कि तुम हो। लड़का कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो। लड़की कहती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो और मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। और अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें पावर चाहिए? लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इसके लिए मना तो नहीं करूँगा। लड़की कहती है, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछती हूँ, और क्या तुम्हें और ज्यादा मैजिक पावर चाहिए? ये सुनकर लड़का बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर अगले सीन में ये लड़का नींद से जागता है और आसपास देखकर सोचने लगता है, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया, और मैं तो ऑफिस का काम करने के बाद ड्रिंक पी रहा था। फिर ये लड़का शीशे में खुद को देखता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और सोचता है, ये मेरा फेस है और मैं एक बच्चा बन चुका हूँ। तभी लड़के के पिता उसे चिल्लाने पर डांटते हैं और कहते हैं, लियम तुम हैमिल्टन फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें ठीक से बर्ताव करना चाहिए। ये बात कहकर पिता चले जाते हैं और लड़का सोचता है, लियम क्या ये मेरा नाम है? तभी एक मेड कहती है, अभी मास्टर का मूड अच्छा है क्योंकि काफी सारे लड़के होने के बाद उनकी एक बेटी हुई है और मुझे उम्मीद है कि लियम तुम अपनी छोटी बहन की बर्थडे पार्टी एंजॉय करोगे। फिर अगली सुबह ये लड़का समझ जाता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये कोई सपना नहीं है और इस समय जिसके शरीर में है उसका नाम लियम हैमिल्टन है और ये एक नोबल है और अपने पिता की 5वीं औलाद है। और अब तक की कहानी से ये साफ होता है कि कोई इंसान दूसरी दुनिया से इस दुनिया में लियम हैमिल्टन के शरीर में आ चुका है, लेकिन उस इंसान को भी नहीं पता कि वो लियम के शरीर में कैसे आया। और अब से हम इस कैरेक्टर को लियम के नाम से ही बुलाएंगे। फिर मेड लियम को ये एरिया दिखाती है और बताती है कि जितना भी एरिया तुम देख रहे हो ये हैमिल्टन फैमिली का है। फिर अगले सीन में लियम ब्रूनो से मिलता है जो हैमिल्टन फैमिली का चौथा बेटा है और लियम का बड़ा भाई है। और ब्रूनो कहता है, अगर हमारी बहन बड़ी होकर खूबसूरत हो जाती है तो उसकी शादी रॉयल फैमिली में हो सकती है, जिससे हमारी फैमिली के हालात ठीक रहेंगे। और वैसे भी हमारी फैमिली अभी बेदखल होने की कगार पर है। लियम पूछता है, बेदखल से तुम्हारा क्या मतलब है? फिर ब्रूनो कहता है, हमारे देश में ऐसा ही होता है क्योंकि अगर कोई भी नोबल अपनी 3 पीढ़ियों में बड़ा काम नहीं करेगा तो उससे नोबल का स्टेटस ले लिया जाएगा। और हमारे पिता इस समय वो तीसरी पीढ़ी है जिसने कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। और जैसे ही हमारे सबसे बड़े भाई को फैमिली के हेड का स्टेटस मिलेगा वैसे ही हम लोग आम लोग बन जाएंगे और नोबल नहीं रहेंगे। तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसके पास एक जादू की किताब है और इस जादू की किताब को इस एनिमी के अंदर ग्रीमोर कहा जाता है। और वो आदमी कहता है, आज मैं तुमको मैजिक सिखाऊंगा। ये सुनकर लाइम काफी एक्साइटेड हो जाता है और ब्रूनो कहता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? और ऐसी काफी सारी ग्रीमोर हमारी फैमिली के स्टोर हाउस में है, लेकिन ये बात तुम ध्यान रखना कि 100 में से किसी एक इंसान में ही पोटेंशियल होता है मैजिक सीखने का। लेकिन इस समय लियम की आंखों में मैजिक को सीखने की एक अलग ही चमक है। और लियम फिर मेड की मदद से स्टोर हाउस में पहुंचता है और एक बिगिनर लेवल की ग्रीमोर ले लेता है और इस ग्रीमोर में से मंत्र पढ़ के मैजिक करने की कोशिश करता है और एक ही बारी में लियम मैजिक परफॉर्म कर लेता है। फिर अगले सीन में लियम अपने पिता से परमिशन मांगने के लिए जाता है कि वो कुछ ग्रीमोर अपने पास रख ले। पिता परमिशन तो दे देते हैं लेकिन पिता लियम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर लियम अपने घर से थोड़ा दूर जाकर ग्रीमोर की मदद से मैजिक प्रैक्टिस करनी शुरू करता है और इसमें लियम को सक्सेस भी मिलती है। और अब लियम को प्रैक्टिस करते करते 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। और लियम फिर अपना मैजिक ब्रूनो को दिखाता है और ब्रूनो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तो बिना ग्रीमोर की मदद से ही मैजिक कर पा रहे हो, और क्या तुमने ये सब खुद सीखा है और वो भी 1 महीने के अंदर? और फिर एक्साइटेड होकर ब्रूनो लियम से उसकी ग्रीमोर ले लेता है और मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो मैजिक परफॉर्म नहीं कर पाता। और ग्रीमोर लौटाकर ब्रूनो कहता है, तुम सही में कमाल के हो, क्योंकि मैंने सुना है कि जिन लोगों के अंदर मैजिक करने का पोटेंशियल होता है उन लोगों को भी मैजिक परफॉर्म करने में 1 साल लग जाता है और तुम अपनी मैजिक की मदद से इस किंगडम में अपना स्टेटस बना पाओगे और इस दुनिया में आगे बढ़ पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब लियम सारे फायर स्पेल सीखने के बाद अब आइस स्पेल सीखना शुरू करने वाला है और लियम आइस स्पेल सीखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तभी लियम को उसके पिता रोक लेते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम मैजिक सीख रहे हो और मुझे भी दिखाओ कि तुम क्या मैजिक कर सकते हो। लियम आइस मैजिक का इस्तेमाल करके ग्रीमोर को जमा देता है, लेकिन पिता इस मैजिक से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होते। फिर लियम कहता है, मैंने आइस मैजिक अभी अभी सीखना चालू किया है, लेकिन मैं फायर मैजिक में काफी अच्छा हूँ। और जैसे ही लियम फायर मैजिक पिता को दिखाता है, पिता काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तुम बिना ग्रीमोर के मैजिक कर सकते हो। और लियम, तुमको जितनी चाहिए तुम उतनी ग्रीमोर मुझसे मांग सकते हो।
पिता की ये बात सुनकर लियम भी बहुत खुश हो जाता है। तभी एक सर्वेंट पिता से कहता है कि वो यहाँ आ चुका है, जो सुनकर पिता को गुस्सा आ जाता है और पिता कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी जमीन पर आ गया और सैनिकों को तैयार करो। फिर मैजिक सीखने के लिए लियम जाने लगता है और उसे रास्ते में एक आदमी दिखता है, जिससे लियम पूछता है कि तुम हो कौन, लेकिन वो आदमी कहता है क्या तुम भी एक हैमिल्टन फैमिली के बच्चे हो। लियम कहता है हाँ, मेरा नाम लियम हैमिल्टन है। ये आदमी कहता है लगता है गड़बड़ हो गई और चलो अब मुझको अपना बंदी बना लो। लियम पूछता है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा। वो आदमी कहता है हाँ, तुम सही कह रहे हो और तुम तो बस एक बच्चे हो, और क्या तुम मैजिक सीख रहे हो। लियम कहता है हाँ, और मैं मैजिक की प्रैक्टिस करने ही जा रहा हूँ। आदमी कहता है क्या तुम मैजिक सीखने का बेहतर तरीका जानना चाहते हो। लियम पूछता है बेहतर तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर ये आदमी लियम को 5 अलग अलग टाइप के मैजिक एक साथ करके दिखाता है, जो देखकर लियम भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये तुमने कैसे किया, और सही में ये काफी कमाल का था। आदमी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊं। लियम हाँ कहता है और ये सुनकर आदमी कहता है तुम मुझे अच्छे लगे, क्योंकि तुम बाकी नोबल्स की तरह नहीं हो जिनके अंदर नोबल होने का घमंड भरा पड़ा है। और फिर ये आदमी लियम को एक साथ 2 अलग अलग मैजिक स्पेल करना सिखाता है और लियम एक ही ट्राई में 2 अलग अलग मैजिक स्पेल कर देता है, जो देखकर ये आदमी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और लियम को मैजिक सिखाना कंटिन्यू करता है और लियम को एक साथ 3 मैजिक स्पेल करने के लिए कहता है। और लियम ट्राई करता है और कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है, लेकिन एंड टाइम पर लियम का स्पेल फेल हो जाता है। लेकिन ये आदमी कहता है लियम तुम फेल नहीं हुए हो और तुम में बस अभी मैजिक पावर कम है, और इस मैजिक स्पेल में नॉर्मल मैजिक से काफी ज्यादा मैजिकल पावर चाहिए। और ये काफी कमाल की बात है कि तुमने एक साथ 3 मैजिक स्पेल करना इतनी जल्दी सीख लिया, इसलिए अब तुम्हें बस अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करना सीखना है। और फिर ये आदमी लियम को बताता है कि एक साथ काफी सारे स्पेल्स किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर में, जैसे कि 1 स्पेल, 2 स्पेल, 3, 7, 11, 13, लेकिन तुम 6, 4, 8, 10, 12, 16 स्पेल्स एक साथ नहीं कर सकते। और फिर ये आदमी लियम को दिखाता है कि ये एक साथ 13 स्पेल्स कर सकता है और लियम से पूछता है क्या तुम और मैजिक सीखना चाहते हो। लियम खुशी खुशी हाँ कहता है और फिर ये लियम को एक अंगूठी देता है और बताता है कि ये एक मैजिक पीडिया है और इसके अंदर 100 ग्रीमोर्स के बराबर स्पेल लिखे हुए हैं। और फिर लियम के इस अंगूठी को पहनने के बाद लियम को एक साथ काफी सारे मैजिक स्पेल्स दिखाई देने लगते हैं और लियम कहता है क्या मैं इनमें से कोई मैजिक स्पेल ट्राई कर सकता हूँ। वो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल। फिर लियम एक विंड मैजिक करता है, लेकिन पलटकर देखता है तो लियम को वो आदमी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक एक मेड यहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है लियम तुम्हारे लिए यहाँ अकेले आना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक आदमी चुपके से तुम्हारे पिता के एरिया में घुस आया है। और फिर मेड लियम को एक ग्रीमोर देती है जिसके अंदर समनिंग मैजिक स्पेल्स हैं और लियम को घर वापस जल्दी आने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। तभी वो आदमी यहाँ दोबारा आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास ये ग्रीमोर बिल्कुल सही टाइम पर आई है। लियम पूछता है तुम अचानक कहाँ चले गए थे। आदमी कहता है मैं कहीं नहीं गया था और मैंने बस अपना गायब होने वाला जादू इस्तेमाल किया था, और जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी चीज सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए इस ग्रीमोर को खोलो और अंगूठी को पहने पहने एक मैजिक स्पेल करो। फिर लियम एक मैजिक स्पेल करता है जिससे एक सैलेमेंडर समन हो जाता है, लेकिन वो अचानक अंगूठी में घुस जाता है। और फिर ये आदमी कहता है ये रिंग एक मैजिक पीडिया है और ये ग्रीमोर के स्पेल्स को सेव कर लेती है, बिल्कुल एक नोटबुक की तरह। और फिर ये आदमी लियम को कुछ और मैजिक स्पेल्स करने के लिए कहता है और लियम फिर कुछ और मैजिक स्पेल्स करने के बाद जब देखता है तो ये आदमी यहाँ से गायब हो चुका है। लेकिन जाने से पहले उस आदमी ने लियम के लिए जमीन पर एक मैसेज लिख दिया है कि मैजिक की स्टडी करते रहो और हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और प्लीज मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। आदमी के जाने के बाद लियम सोचता है हालांकि हम लोगों ने बस थोड़ा सा ही समय साथ में बिताया था और मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन वो आदमी मेरा मास्टर है। और अब 1 महीना और बीत चुका है और लियम के मैजिक स्किल्स और भी बेहतर हो चुके हैं और लियम अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक भट्टी बनाता है जिसकी मदद से लियम चारकोल और क्रिस्टल बनाता है। और जब ब्रूनो यहाँ आकर देखता है कि लियम ने अपने मैजिक से चारकोल और क्रिस्टल बनाया है, तब ब्रूनो लियम से काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपना ख्याल खुद रख लोगे। लियम पूछता है तुम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो। ब्रूनो बताता है मैं एक लो रैंकिंग नोबल फैमिली की लड़की से शादी कर रहा हूँ, हालांकि उनके पास हमसे कम पैसे हैं, लेकिन वहां जाकर मुझे ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। लियम ब्रूनो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर ब्रूनो लियम से कहता है लियम क्या तुम्हें पिता की सबसे बड़ी गलती के बारे में पता है।
लियम कहता है कि उसे नहीं पता और फिर ब्रूनो बताता है, पिता तुम्हारी जगह एक लड़की चाहते थे, जिससे उस लड़की की शादी वो एक रॉयल फैमिली में कर दें, जिससे फैमिली का नोबल स्टेटस बना रहे। लेकिन तुम एक लड़का पैदा हो गए, जिस वजह से कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में पिता ने अपने हजारों सोल्जर्स भेज दिए एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर को हराने के लिए, जो हमारी जमीन से काफी दूर सील हो रखा था। लेकिन इसमें हमारी बहुत बुरी तरीके से हार हुई और हमारे ज्यादातर सोल्जर्स इसमें मर गए और जैसे तैसे उन्होंने उस मॉन्स्टर को दोबारा सील कर दिया। और इस समय हमारे बड़े भाई और पिता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली का नोबल स्टेटस ना खत्म हो। लेकिन अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हमारी फैमिली का खेल खत्म होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम्हें अपनी आजादी हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर अगले सीन में लियम क्रिस्टल और चारकोल को बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता है और कहता है, ये काम करके मैं अपनी आजादी हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट कमाने के और तरीके सोचने पड़ेंगे। फिर लियम नूडल शॉप में जाता है और यहाँ लियम के पास पैसे बनाने का एक और आइडिया आता है और लियम फिर इंस्टेंट नूडल्स तैयार करता है और अपने सर्वेंट्स को वो नूडल्स खिलाता है और उनको ये नूडल्स काफी पसंद आते हैं। फिर लियम इन नूडल्स को रेस्टोरेंट में बेचने के लिए जाता है और रेस्टोरेंट का मालिक इन नूडल्स की तारीफ करता है, लेकिन खरीदने से मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तुम हैमिल्टन फैमिली के 5वें बेटे हो और सिर्फ सबसे बड़ा बेटा एल्ब्रेवेट ही बिना किसी परमिशन के हमारे साथ बिजनेस कर सकता है। ये सुनकर लियम यहाँ से चला जाता है और फिर ये आदमी कहता है, क्या तुम सच में ऐसा ही करना चाहते थे? फिर पीछे से बाहर आकर एल्ब्रेवेट कहता है, हाँ, और मैं इसको पापा की जमीन पर इसकी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दे सकता। लेकिन इस सब के बाद भी लियम सामान बेचने से हार नहीं मानता और फिर लियम अपने स्टोरेज स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर ये काफी सारा मटेरियल डाल सकता है। और इसके बाद लियम एक स्पेशल टाइप के समनिंग स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से लियम खुद को ही समन करता है और लियम का ये मैजिक स्पेल काम कर जाता है, जिस वजह से लियम काफी खुश हो जाता है। और फिर असली लियम क्लोन को दूर भेज देता है सामान बेचने के लिए। और जैसे ही क्लोन सामान बेचकर स्टोरेज स्पेल में पैसे डालता है, वैसे ही यहाँ असली लियम के पास जो स्टोरेज स्पेल है उसके अंदर पैसे पहुंच जाते हैं। और ऐसा करके अब असली लियम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाकर वो प्रोडक्ट स्टोरेज स्पेल में डाल देता है और कहीं दूर क्लोन स्टोरेज स्पेल में से वो प्रोडक्ट निकालता है और बेच देता है और स्टोरेज स्पेल के अंदर पैसे डाल देता है और ये पैसे स्टोरेज स्पेल में से असली लियम निकाल लेता है। और ऐसे करके इसके पास एक जोरदार प्लान आ चुका है पैसे कमाने का। और अभी लियम अपने क्लोन के साथ फाइट करके मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जल्दी से लियम अपने क्लोन को गायब कर देता है क्योंकि यहाँ पर लियम का सबसे बड़ा भाई एल्ब्रेवेट आ चुका है। और एल्ब्रेवेट लियम से कहता है, लियम, मैंने सुना है कि सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे मैजिक स्किल्स काफी बेहतर हो चुके हैं, और क्या मैं जान सकता हूँ कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? ये सुनकर लियम समझ जाता है कि एल्ब्रेवेट ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि एल्ब्रेवेट सबसे बड़ा बेटा है और अगला पिता का होने वाला वारिस भी है, और इसे जरूर ऐसा लग रहा है कि लियम इसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। और फिर लियम कहता है, मैं बड़े होकर आज़ाद होना चाहता हूँ और अच्छा रहेगा कि अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर सकूँ। ये सुनकर एल्ब्रेवेट को अच्छा लगता है और एल्ब्रेवेट कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें हंटर गिल्ड में भेज देता हूँ। फिर अगले सीन में लियम हंटर गिल्ड के अंदर पहुँचता है। फिर गिल्ड मास्टर लियम से कहता है, तुम जरूर लियम हैमिल्टन होगे और मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही मिस्टर एल्ब्रेवेट ने बता दिया है, लेकिन तुम्हें काम देने से पहले मैं तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहूंगा, जिससे कहीं मैं तुम्हें ज्यादा खतरनाक काम ना दे दूं और अब तुम अपने मैजिक स्पेल से मुझ पर हमला करो। लियम सोचता है, मैं इस समय अपने क्लोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कहीं दूर सामान बेच रहा है, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता। लेकिन फिर लियम के हमले को देखकर गिल्ड मास्टर के होश उड़ जाते हैं और गिल्ड मास्टर कहता है, जितना तुम्हारा पावर लेवल है उस हिसाब से मैं तुम्हें एक बी रैंक लाइसेंस दे देता हूँ। और फिर लियम जा ही रहा होता है कि तभी लियम से एक लड़की मिलती है और कहती है, तुम लियम हैमिल्टन हो ना, और मेरा नाम असुना अक्वेज है, और लियम क्यों ना हम दोनों साथ में शिकार करें। लियम इस लड़की की बात से एग्री कर लेता है और फिर काम पे जाते हुए असुना लियम को बताती है, बी रैंक और उससे नीचे के एडवेंचरर को गिल्ड से काम नहीं मिलता, हमें मॉन्स्टर्स का जाकर शिकार करना होता है और उसके बदले हमें गिल्ड से इनाम मिलता है। तभी अचानक कुछ मॉन्स्टर टाइप भेड़िए इनको घेर लेते हैं और लियम अपने मैजिक से कुछ क्रीचर्स को समन करता है और जैसे ही ये भेड़िए उनको अपने मुंह में दबाते हैं वो क्रीचर फूलना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से भेड़िए बिल्कुल भी हिल नहीं पाते और असुना उनका काम तमाम कर देती है।
और फिर ये इन सभी भेड़ियों को गिल्ड ले जाते हैं और गिल्ड से इसके बदले इन्हें इनाम मिलता है। और गिल्ड मास्टर इनसे कहता है क्योंकि तुम लोग स्ट्रांग हो इसलिए मैं तुमको एक काम देना चाहता हूँ। फिर ये दोनों काम पर निकल पड़ते हैं और लियम कहता है तुम काफी खुश लग रही हो। असूना कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें गिल्ड से एक जॉब मिली है और इसका मतलब है कि वो हमारी ताकत की रिस्पेक्ट करते हैं और एक खास आदमी इस रास्ते से आने वाला है जिस वजह से हमें इस मॉन्स्टर को हराने का काम मिला है। और फिर इनको ये मॉन्स्टर मिल जाता है, लेकिन इन लोगों के किसी भी अटैक से इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, जिसके बाद ये लोग काफी थक जाते हैं। और असूना कहती है ये मॉन्स्टर तो तभी हारेगा जब इसके सर पे कोई मीटियोर गिर जाएगा। असूना की ये बात सुनकर लियम को आइडिया आता है और फिर लियम स्टोरेज स्पेल का इस्तेमाल करके आइटम बॉक्स में से एक काफी बड़ा पत्थर इस मॉन्स्टर पर गिरा देता है जिससे ये मर जाता है। और फिर ये लोग ढूंढकर एक नहीं बल्कि 2 मॉन्स्टर को मार के गिल्ड ले जाते हैं। ये देखकर गिल्ड मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुमने इन 2 मॉन्स्टर को हरा दिया और वो भी इतनी जल्दी। लियम कहता है मैंने अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करके दूसरे मॉन्स्टर को भी बड़ी जल्दी ढूंढ लिया था और अब काफी दिन बाद एक खास आदमी यहाँ पर आ चुका है। और एल्ब्रेवेट लियम से कहता है मैंने तुम्हें हंटर गिल्ड बेचकर सही फैसला किया था और तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। और फिर वो खास आदमी अपनी बग्गी में से उतरता है और अचानक लियम की तरफ देखता है। फिर अगले सीन में ये आदमी और लियम एक साथ बैठे हुए हैं और ये आदमी अपना नाम जेम्स स्टैनली बताता है और लियम अपना नाम इसे लियम हैमिल्टन बताता है। फिर ये आदमी कहता है तुम्हारा और रेमंड का क्या रिलेशन है, क्योंकि जो अंगूठी तुमने पहनी हुई है वो रेमंड की है, और क्या तुमने उसे जान से मार के ये अंगूठी उससे ली है। ये बातें सुनकर लियम समझ जाता है कि रेमंड वही इंसान है जिसने लियम को मैजिक स्पेल सिखाए थे। और लियम कहता है नहीं, और ये अंगूठी मुझे मेरे मास्टर ने दी है। और फिर लियम स्टैनली को पूरी कहानी बताता है, जो सुनकर स्टैनली भी लियम की बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि ऐसा सिर्फ रेमंड ही कर सकता है। और फिर स्टैनली लियम से कहता है लियम तुम इसको जितनी ताकत से हिट कर सकते हो उतनी ताकत से हिट करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। और फिर ये आदमी एक शील्ड बनाकर खड़ा हो जाता है और लियम फिर इस पर हमलों की बारिश कर देता है जिससे इसकी शील्ड टूटती जाती है और इसे एक हिट लग जाता है और ये जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर स्टैनली खुश होता है और कहता है अगर तुम हैमिल्टन फैमिली के 5वें बेटे होने के बावजूद भी गिल्ड में काम कर रहे हो तो तुम जरूर खुद को आजाद करना चाहते होगे, इसीलिए मैं तुम्हें नाइट का टाइटल ऑफर करता हूँ और इससे तुम्हें आजादी मिलेगी। और फिर स्टैनली लियम को नाइट का टाइटल दे देता है और लियम इसके लिए स्टैनली को शुक्रिया करता है। फिर स्टैनली कहता है रेमंड को शरारतें करना काफी पसंद था, और क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि रेमंड ने तुम्हारे साथ कोई प्रैंक किया है। फिर लियम स्टैनली को बताता है कि कुछ ही दिन पहले आइटम बॉक्स का इस्तेमाल करके जब लियम ने एक तालाब का सारा पानी आइटम बॉक्स में भरा था तब उसके अंदर लियम को रेमंड का एक लेटर भी मिला था और उस लेटर में लिखा था लियम अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम आइटम बॉक्स को मास्टर कर चुके हो, और इस तालाब के अंदर मैंने पहले ही 100 किलो गोल्डन पाउडर डाल दिया था और वो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से ग्रेजुएशन का गिफ्ट है। लेकिन अगर तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा ना लगे तो इस बारे में सोचो कि मैंने 100 किलोग्राम गोल्ड ही तुम्हें क्यों दिया, और इसको अपनी ग्रेजुएशन का टेस्ट समझो। लियम की ये सारी बातें सुनकर स्टैनली कहता है ये जो गोल्ड है ये बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है और तुम्हारा असली ग्रेजुएशन का गिफ्ट आसपास ही कहीं पर होगा। ये बात सुनकर लियम दोबारा उस तालाब पर पहुंचता है और आइटम बॉक्स के अंदर तालाब का सारा पानी भर देता है और फिर आइटम बॉक्स में से लियम गोल्ड का पाउडर बाहर निकाल देता है। और फिर गोल्ड के पाउडर के बाहर निकलने के बाद वहां पर एक खुफिया रास्ता खुलता है और लियम उस रास्ते के अंदर जाकर देखता है कि अंदर एक ग्रीमोर और एक लेटर पड़ा हुआ है और इस लेटर के अंदर लिखा है लियम ये तुम्हारा असली ग्रेजुएशन का गिफ्ट है और ये ग्रीमोर एक मैक्सिमम लेवल की ग्रीमोर है और मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसको इस्तेमाल कर पाओगे। और इस ग्रीमोर को देखकर लियम काफी एक्साइटेड हो जाता है और पूरी रात इस ग्रीमोर में से मैजिक स्पेल करने की कोशिश करता रहता है। और सुबह होने के बाद लियम इस ग्रीमोर में से एक अनदर वर्ल्ड नाम का स्पेल कर पाता है और इस स्पेल से लियम के सामने एक दरवाजा आ जाता है और लियम फिर इस दरवाजे के अंदर घुसता है और देखता है कि यहाँ पर खाली स्पेस है। फिर लियम इस स्पेल के बारे में पढ़ना शुरू करता है और ये स्पेल बिल्कुल आइटम बॉक्स की तरह है, बस इसमें ये फर्क है कि इसमें सामान के अलावा इंसान भी घुस सकता है, लेकिन जिस आदमी ने ये स्पेल किया है उसकी मर्जी के बिना कोई भी इसके अंदर नहीं घुस सकता। और ये पढ़कर लियम काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं इसके अंदर अपना घर या सीक्रेट बेस भी बना सकता हूँ और इस सब के लिए आपका शुक्रिया मास्टर।
फिर अगले सीन में ये दोनों एक जाइंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और जब ये जाइंट मॉन्स्टर इनके ऊपर एक मैजिक अटैक करता है तो ये इस दरवाजे के अंदर घुसकर इसके अटैक से बच जाते हैं और फिर ये दोनों इस मॉन्स्टर को मार के इसका मैजिक स्टोन गिल्ड मास्टर के पास ले आते हैं। और ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जिन मॉन्स्टर्स के अंदर मैजिक पावर होती है उनके अंदर एक मैजिक स्टोन होता है और इस मैजिक स्टोन को देखकर गिल्ड मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये एक ए रैंक जॉब थी और मुझे लगा था इसको पूरा करने में तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया लियम। तभी असुना को बुरा लगने लगता है और गिल्ड मास्टर कहता है इस काम के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया असुना, और मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। असुना कहती है मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं और ताकतवर नहीं हुई तो लियम मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। गिल्ड मास्टर कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम लियम की फैमिलियर बन जाओ। लियम कहता है लेकिन ये काम तो हम मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके करते हैं। गिल्ड मास्टर कहता है आमतौर पर लोग मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे वो और अच्छे से फाइट कर सके, लेकिन ये काम तुम इंसानों के साथ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो असुना तुम अपने मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। हालांकि मास्टर के पावर के हिसाब से उसकी फैमिलियर की एबिलिटीज भी काफी इंप्रूव हो जाती हैं और फैमिलियर ज्यादा ताकतवर हो जाता है जिससे वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके। ये ताकतवर होने की बात सुनकर असुना काफी खुश हो जाती है और लियम से कहती है लियम क्या हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकते हैं। लियम कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा करने के बाद तुम मुझे किसी भी चीज के लिए ना नहीं कह पाओगी। असुना कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मुझे कोई भी अजीब काम करने के लिए नहीं कहोगे, और अगर कहोगे भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो चाहे जो भी हो ये काम करते हैं। और फिर लियम और असुना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लियम मास्टर बन जाता है और असुना उसकी फैमिलियर। और खड़े होने के बाद असुना अचानक गायब हो जाती है और लियम के पीछे आ जाती है। लियम पूछता है असुना अभी अभी तुमने ये क्या किया। असुना कहती है मैं बस काफी रफ्तार में मूव हुई और जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वैसे ही मुझे एक आवाज सुनाई दी थी कि मेरा यूनिक स्किल स्पीडस्टर जाग चुका है। और इस यूनिक स्किल की बात सुनकर गिल्ड मास्टर काफी हैरान हो जाता है। फिर लियम कहता है क्या तुम्हें ये पावर फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिली है, और मैं इसके बारे में और रिसर्च करना चाहूंगा। असुना कहती है मैं एक इंसान को जानती हूँ जिसके साथ तुम ये काम कर सकते हो। फिर अगले सीन में असुना लियम को जोडी से मिलवाती है और जोडी एक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हंटर है। लियम पूछता है मिस जोडी आपको सिचुएशन पता है और क्या आप ये करना चाहोगी। जोडी कहती है हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा। फिर अगले सीन में जब ये हंटर गिल्ड पहुंचते हैं तो सभी लोग जोडी की खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जोडी वापस जवान हो चुकी है, क्योंकि जोडी भी लियम की फैमिलियर बन चुकी है। असुना पूछती है मिस जोडी आपके पास क्या यूनिक स्किल है। जोडी कहती है मैं अभी आती हूँ। और थोड़ी देर में जोडी अपने साथ 2 सैंडविच लेकर आती है और फिर जोडी ये सैंडविच एक हंटर को देती है जिसको काफी सारी चोटें लगी हुई हैं, और इस सैंडविच को खाते के साथ वो हंटर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और जोडी कहती है मैं जो खाना बनाती हूँ उससे मैं लोगों की चोटों को ठीक कर सकती हूँ। फिर अगले सीन में लियम को स्टैनली ने मिलने के लिए बुलाया है और स्टैनली कहता है इस किंगडम की पहली प्रिंसेस स्कारलेट को तुम्हारे अंदर काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि तुम सिर्फ 12 साल की उम्र में ही ए रैंक जॉब कर पा रहे हो और तुम्हारे फैमिलियर के पास यूनिक स्किल है, और इसके अलावा तुम एक साथ 11 मैजिक स्पेल कर सकते हो। और इस सब की वजह से प्रिंसेस का तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बना है और तुम्हें अपने स्किल्स का प्रदर्शन उनके सामने जाकर करना चाहिए। लेकिन लियम कहता है क्या कोई तरीका है जिससे मैं इस काम के लिए उनसे मना कर सकूं। स्टैनली कहता है लेकिन तुम मना क्यों करोगे। लियम कहता है वो दोनों कोई दिखावे की चीज नहीं है बल्कि मेरे दोस्त हैं। फिर स्टैनली कहता है लियम तुम जा सकते हो। और लियम के जाने के बाद स्टैनली कहता है मुझे माफ करना प्रिंसेस। और हमें पता चलता है कि जो मेड पीछे खड़ी थी वो प्रिंसेस है और प्रिंसेस कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो लड़का सही में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या वो ये सेम बात मेरे सामने कह पाएगा। और अभी लियम हैमिल्टन को प्रिंसेस स्कारलेट ने अपने पास मिलने के लिए बुलाया है और प्रिंसेस स्कारलेट लियम से कहती हैं लियम हैमिल्टन चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं और तुम मुझे बताओ कि तुमने कार्निवोरस कैटरपिलर्स और जाइंट फ्रॉग को कैसे हराया। लियम प्रिंसेस को सब कुछ बताता है, जो सुनकर प्रिंसेस कहती हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि किसी ने जाइंट फ्रॉग को बिना हाई लेवल मैजिक के हरा दिया। और ये सुनकर लियम मन ही मन सोच रहा है कि पता नहीं हाई मैजिक कैसा लगता होगा और मैं जरूर इसे एक ना एक दिन ट्राई करना चाहूंगा।
और फिर प्रिंसेस लियम से इसके फैमिलियर को लाने के लिए कहती हैं, लेकिन लियम इसके लिए मना करता है। जो सुनकर प्रिंसेस कहती हैं, क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट को मना कर रहे हो? लियम कहता है, हाँ, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं और कोई दिखावे की चीज नहीं है। ये बात सुनकर प्रिंसेस हंसने लगती हैं और कहती हैं, तुम सही में काफी इंटरेस्टिंग हो और इससे पहले बहुत ही कम लोगों ने मुझे 2 बार एंटरटेन किया है, इसलिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। और लियम, तुम्हें मैं टाइटल देती हूँ बैरन का। लियम कहता है, बैरन? और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे ये टाइटल दिया जाए। प्रिंसेस कहती हैं, तुम्हारा मुझे एंटरटेन करना काफी है और ये है एक ग्रीमोर जिसके अंदर फैमिलियर के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। और लियम इस ग्रीमोर को लेकर बहुत खुश हो जाता है और प्रिंसेस को इसके लिए शुक्रिया कहता है, जो देखकर प्रिंसेस हंसने लगती हैं और कहती हैं, तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़के हो, क्योंकि तुम बैरन के टाइटल को लेकर नहीं बल्कि इस ग्रीमोर को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब लियम इस नई ग्रीमोर में से मैजिक सीख रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और लियम को बैरन बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर कहता है, एल्ब्रिवेट, इस समय तुमसे काफी जल रहा होगा क्योंकि बैरन बनने के बाद तुम्हारा स्टेटस पापा से भी ऊपर पहुंच चुका है। फिर अगले सीन में शाम को गैलरी से गुजरते हुए लियम एल्ब्रिवेट को गुड इवनिंग कहता है, लेकिन एल्ब्रिवेट थोड़े गुस्से में कहता है, तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। और फिर एल्ब्रिवेट गुस्से में सोचता हुआ जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो एक बेकार 5वां बेटा होना चाहिए, लेकिन अब वो एक बैरन है। और फिर जब एल्ब्रिवेट देखता है कि 2 मेड्स लियम के बारे में बातें कर रही हैं और लियम की तारीफ कर रही हैं, तब एल्ब्रिवेट को गुस्सा आ जाता है और एल्ब्रिवेट इन दोनों को डांटता है और फिर इनसे पूछता है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ऊपर है, मैं या लियम? मेड थोड़ा घबराते हुए एल्ब्रिवेट को ज्यादा ऊपर बताती है और एल्ब्रिवेट गुस्से में आगे बढ़ जाता है और सोचता है, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ अचीव कर सकता हूँ और लियम जो कुछ कर सकता है वो सब मैं भी कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में लड़के खड़े होकर असूना और जोडी की खूबसूरती को देख रहे हैं और जोडी लियम से कहती है, मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा मास्टर। लियम पूछता है कि तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो? जोडी बताती है कि हमारा रिश्ता मास्टर और सर्वेंट का है। लियम कहता है, इस बात की चिंता तुम मत करो और तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जोडी कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें लियम कहूंगी। और लियम की मैच्योरिटी को देखकर असूना और जोडी लियम की तारीफें करती जाती हैं, जो देखकर वहां खड़े हुए लड़कों को लियम पर बहुत गुस्सा आता है। और फिर ये लोग अपनी एक पार्टी बना लेते हैं और मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं और बड़े ही आसानी से मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। और फिर जोडी कहती है, ये तो कमाल हो गया, क्योंकि अब मैं पहले से भी ज्यादा अच्छे से देख पा रही हूँ। लियम पूछता है, क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी बात है? जोडी कहती है, एक तीरंदाज के लिए उसकी आंखें ही सब कुछ होती हैं, क्योंकि अगर एक तीरंदाज देख नहीं सकता तो वो निशाना नहीं लगा सकता। जोडी की ये बात सुनकर लियम एक मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे जोडी पहले से भी और ज्यादा दूर बिल्कुल साफ साफ देख पा रही है। और फिर असूना भी एक इसी तरीके का स्पेल करने के लिए कहती है उस पर, लेकिन लियम मना करता है और कहता है, मैं तुम्हारी अटैक पावर बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इससे हो सकता है कि अगर तुम किसी चीज को हिट करो तो उससे तुम्हारी ही हड्डी टूट जाए, लेकिन अगर मैं तुम्हारी भी सिर्फ आंखें बेहतर कर दूंगा तो उससे तुम पर कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर जोडी तीर चलाती है और एक मॉन्स्टर को मार देती है जो इनसे बहुत ज्यादा दूर है। और फिर जब लियम, जोडी और असूना गिल्ड पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गिल्ड में भगदड़ हो रही है और इन्हें पता चलता है कि एल्ब्रिवेट ने उस खतरनाक मॉन्स्टर पे से सील हटाकर उसको आजाद कर दिया है। और फिर लियम पहुंचकर देखता है कि मॉन्स्टर से लड़ने में सोल्जर्स की हालत खराब हो रखी है। और जैसे ही लियम एल्ब्रिवेट को देखता है, एल्ब्रिवेट लियम से कहता है, लियम, मैं इस काम में फेल नहीं होने वाला। तभी अचानक गिल्ड मास्टर एल्ब्रिवेट के सर पे डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है और कहता है, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। और लियम, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। फिर असूना गिल्ड मास्टर से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और गिल्ड मास्टर इनको बताते हैं, वो राक्षसी ड्रैगन रेडन इन जंगलों में सील हो रखा था और उसको लियम के परदादा ने सील किया था, लेकिन अब उसके ऊपर से सील हटाई जा चुकी है। लेकिन अभी हम उस राक्षसी ड्रैगन रेडन को दोबारा सील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बच्चे हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और उसके बच्चों ने ही इन सब लोगों का ऐसा हाल किया है। हालांकि काफी समय से सील होने की वजह से उस राक्षसी ड्रैगन रेडन को 1 हफ्ते का आराम चाहिए, जिससे वो अपनी ताकत दोबारा हासिल कर सके।
और अगर हमने उसे दोबारा 1 हफ्ते से पहले सील कर दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ये तीनों ड्रैगन के बच्चों से लड़ने के लिए जाते हैं और देखते हैं इन ड्रैगन के बच्चों का साइज एक छोटे डॉग जितना है। और फिर ये तीनों ड्रैगन के बच्चों से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाते। जिसके बाद लियम जोडी और असुना को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि लियम के पास एक प्लान है। और फिर ड्रैगन के बच्चे लियम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और लियम अपने अनदर वर्ल्ड स्पेल का इस्तेमाल करके उनके सामने दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो ड्रैगन के बच्चे दरवाजे के अंदर जाते हैं लियम वो दरवाजा गायब कर देता है। और फिर यहाँ पर बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और काफी सारे जादूगर मिलकर एक साथ दोबारा ड्रैगन को सील करने का काम शुरू करते हैं। और फिर जोडी और असुना के पूछने पर लियम बताता है कि लियम की उस अनदर वर्ल्ड नाम के स्पेल पर काफी अच्छा कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से जो भी चीज उसके अंदर जाती है वो थोड़े समय में गायब हो जाती है। और ये सुनकर जोडी और असुना को अच्छा लगता है कि वो ड्रैगन के बच्चे गायब हो जाएंगे। तभी उस राक्षसी ड्रैगन की आवाज आती है, तुम छोटे से इंसान। और उस राक्षसी ड्रैगन की आवाज सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर ये राक्षसी ड्रैगन रेडन लियम के साथ मनी मन बातें करता है और कहता है, छोटे से इंसान तुम्हारी आत्मा काफी भारी है। लियम कहता है, राक्षसी ड्रैगन। ड्रैगन कहता है, राक्षसी ड्रैगन, लगता है कि आज की तारीख में इंसान मुझे इस नाम से जानते हैं। और इंसान तुम्हारी आत्मा काफी भारी है, और तुम हो कौन? लियम कहता है, मैं बस एक इंसान हूँ। ड्रैगन कहता है, लेकिन तुम्हारा शरीर और आत्मा एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है। ये सुनकर लियम सोचता है, क्या इसे पता है कि मैं एक एडल्ट हूँ जो इस शरीर के अंदर है, और क्या इसे ये भी पता होगा कि ये क्यों हुआ है? ड्रैगन कहता है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ है। लियम सोचता है, क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है? और फिर ड्रैगन कहता है, इंसान तुम्हारी जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और क्या तुम मुझे इसमें अपने साथ लेकर जाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी देखना चाहता हूँ, और मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और लियम फिर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लियम ड्रैगन के अंदर से कोई भी नेगेटिव फीलिंग सेंस नहीं कर रहा है। और फिर ड्रैगन लियम की बॉडी में आ जाता है, जो देखकर गिल्ड मास्टर कहता है, इसने उस राक्षसी ड्रैगन को अपने अंदर संभाल लिया, और अब लियम अपने अंदर ड्रैगन रेडन की पावर्स को फील कर पा रहा है। और फिर लियम अब एक साथ 17 मैजिक स्पेल्स कर पाता है, और वो भी पूरे कंट्रोल के साथ, क्योंकि ड्रैगन रेडन की वजह से लियम की मैजिकल एनर्जी काफी बढ़ चुकी है। लेकिन वहाँ जितने भी जादूगर हैं उनकी हालत खराब हो रखी है, क्योंकि लियम के अंदर से काफी सारी मैजिकल एनर्जी निकल रही है। तभी ड्रैगन रेडन कहता है, मैजिकल पावर कंट्रोल करो। और लियम फिर ड्रैगन रेडन की मैजिकल पावर कंट्रोल करके कहता है, लगता है कि उन लोगों की थोड़ी हालत खराब ड्रैगन रेडन की पावर से हो रही थी, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। जोडी कहती है, शायद हमें इस वजह से कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम तुम्हारे फैमिलियर्स हैं। और फिर गिल्ड मास्टर लियम का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन लियम को ऐसा लग रहा है कि ये सब लियम की ही गलती है, क्योंकि एल्ब्रिवेट ने ड्रैगन की सील इस वजह से ही हटाई थी, क्योंकि एल्ब्रिवेट साबित करना चाहता था कि वो लियम से बेहतर है, क्योंकि उसे लियम से जलन हो रही थी। जिस वजह से लियम 10 किलो सोना दे देता है उन लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें इस समय चोटें लग गई हैं। और गिल्ड मास्टर दोबारा विलियम का शुक्रिया अदा करता है और सोचता है, अच्छा होता कि एल्ब्रिवेट की जगह तुम हैमिल्टन फैमिली के अगले हेड बनते। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम के पिता ड्रैगन रेडन को हैंडल करने के लिए लियम का शुक्रिया अदा करते हैं और लियम के पूछने पर बताते हैं कि उन्होंने एल्ब्रिवेट को हाउस अरेस्ट कर दिया है। और फिर लियम एल्ब्रिवेट से मिलने के लिए एल्ब्रिवेट के कमरे के बाहर पहुंचता है, क्योंकि लियम कहीं ना कहीं इस सब के लिए खुद को भी जिम्मेदार समझ रहा है। और तभी लियम को एल्ब्रिवेट की आवाज सुनाई देती है और एल्ब्रिवेट कह रहा है, हैमिल्टन फैमिली खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस राक्षसी ड्रैगन को लियम ने हराया है और वो हैमिल्टन फैमिली का अगला वारिस भी नहीं है, और उस राक्षस को मुझे हराना चाहिए था, मुझे। ये सुनने के बाद लियम सोचता है कि एल्ब्रिवेट बस हैमिल्टन फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। फिर अगली सुबह जागने के बाद लियम को ऐसा लगता है कि लियम पूरी रात मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, और तभी लियम को अपनी रिंग के अंदर कुछ नए मैजिक स्पेल्स दिखते हैं। और फिर लियम भागकर अपने घर से दूर जाता है और कहता है, मुझे 2 नए मैजिक स्पेल्स पता चले हैं। और फिर पूरा दिन प्रैक्टिस करने के बाद लियम एक मैजिक स्पेल कर पाता है, और ये एक समनिंग मैजिक है, और इसमें से रेडन जूनियर निकलता है, और ये रेडन जूनियर उस बड़े ड्रैगन रेडन का बच्चा है। तभी यहाँ पर प्रिंसेस स्कारलेट आ जाती हैं और कहती हैं, मैं यकीन नहीं कर सकती कि कोई इंसान होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और लियम जल्दी से समनिंग मैजिक को कैंसिल कर देता है और कहता है, आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्रिंसेस कहती हैं,
उस राक्षसी ड्रैगन को हराने की वजह से मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी जमीन ना होने की वजह से मेरे पिता तुम्हें बैरन के ऊपर का टाइटल नहीं देने देंगे, जिस वजह से मैं तुम्हें ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स देती हूँ। और अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उस राक्षसी ड्रैगन को कैसे हराया। और फिर लियम प्रिंसेस स्कारलेट को सब कुछ बता देता है, जो सुनने के बाद प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस ने लियम को 3000 गोल्ड कॉइन्स दिए हैं, जो देखकर मेड्स बहुत खुश हो रही हैं। लेकिन लियम सोचता है, प्रिंसेस ने मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए ये पैसे दिए हैं। अभी लियम लॉर्ड स्टैनली से मिलने के लिए पहुंचा है। लॉर्ड स्टैनली कहते हैं, लियम क्या तुमने सही में होली मैजिक सीख लिया है। ये सुनकर लियम की हालत खराब हो रखी है, क्योंकि प्रिंसेस स्कारलेट ने लियम को पैसे दिए हैं अपना मुंह बंद रखने के लिए। और फिर लॉर्ड स्टैनली आगे कहते हैं, मुझे इस बात पर शक है कि प्रिंसेस स्कारलेट को तुम पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, जिस वजह से जो गोल्ड उन्होंने तुमको दिया है वो तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए दिया है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से मुझे पता चला है वो राक्षसी ड्रैगन लाइट में बदल गया था और तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया था। लॉर्ड स्टैनली की ये सारी बातें सुनकर लियम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका है, जिस वजह से लियम कहता है, हाँ मैंने थोड़े होली स्पेल सीख लिए हैं। और फिर लॉर्ड स्टैनली के कहने पर लियम उनको एक होली मैजिक दिखाता है और लॉर्ड स्टैनली पूछते हैं, आखिर ये स्पेल करता क्या है। लियम बताता है, इस स्पेल से काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, जैसे जहर का असर, जलने का असर और वगैरह वगैरह। लॉर्ड स्टैनली कहते हैं, मैं इस बात को अब समझ सकता हूँ कि लोग क्यों होली मैजिक को भगवान का आशीर्वाद कहते हैं। और वैसे क्या तुम्हें 3 ड्रैगन्स की जंग के बारे में पता है। लियम कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। और फिर लॉर्ड स्टैनली बताते हैं कि 3 ड्रैगन्स के बीच जंग हुई थी और एक ड्रैगन उस जंग में जीत गया था, और वो भी होली मैजिक का इस्तेमाल करके। और फिर वो ड्रैगन एक इंसान के साथ जुड़ गया था और उस इंसान ने होली मैजिक का इस्तेमाल करके एक देश की शुरुआत की थी, और वो देश हमारा देश है। और अब एक ड्रैगन तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। लेकिन इसमें हैमिल्टन फैमिली के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि हैमिल्टन फैमिली को उनका नोबल स्टेटस इस वजह से मिला था क्योंकि उन्होंने राक्षसी ड्रैगन को कैद कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो राक्षसी ड्रैगन कोई राक्षसी ड्रैगन नहीं था, बल्कि वो ड्रैगन था जिसने इस देश की शुरुआत की थी। लियम कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हैमिल्टन फैमिली की अचीवमेंट कोई अचीवमेंट ही नहीं है। लॉर्ड स्टैनली कहते हैं, हाँ, और अब हो सकता है कि हैमिल्टन फैमिली से उनका नोबल स्टेटस ले लिया जाए। ये सुनकर लियम को बुरा लगता है। और फिर लॉर्ड स्टैनली आगे कहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि जो हमने ड्रैगन के साथ किया है उस वजह से वो हमसे नाराज हो। और फिर लियम थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, रेडन ने मुझसे कहा था कि कुछ समय बाद इंसान मुझे किसी और नाम से बुलाएंगे, इसलिए इंसानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन रेडन गुस्से में है, बल्कि उसने तो ये कहा था कि वो मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड है। फिर लॉर्ड स्टैनली कहते हैं, मैं ये बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने हमारे देश को बचाया है, और किसी ने भी इससे पहले इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी लियम जोडी और असुना के साथ है, और ये लियम को एक लिस्ट देते हैं उन लोगों की जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि लियम अब थोड़ा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि लियम ने ड्रैगन रेडन को हरा दिया है। और फिर लियम जब घर पहुंचता है तो देखता है कि लियम के लिए काफी सारी एप्लीकेशंस आई हैं उन लड़कियों की जो लियम से शादी करना चाहती हैं। तभी यहाँ ब्रूनो भी आ जाता है और लियम से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जिस वजह से हर कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। लियम कहता है, मैंने बस उस राक्षसी ड्रैगन को हैंडल किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी लियम असुना और जोडी को अपने साथ यहाँ पर लेकर आया है, और लियम फिर अनदर वर्ल्ड स्पेल का इस्तेमाल करता है। और जब ये लोग अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि लियम पहले से ही यहाँ पर एक घर ला चुका है। लेकिन असुना पूछती है, लियम तुमने कहा था कि तुम्हारे अनदर वर्ल्ड स्पेल के अंदर चीजें थोड़े समय बाद गायब हो जाती हैं, जैसे रेडन जूनियर गायब हो गए थे। लियम कहता है, अब इसके अंदर कुछ गायब नहीं होता, क्योंकि अब मैं अनदर वर्ल्ड स्पेल को मास्टर कर चुका हूँ। और फिर जोडी और असुना पूरे घर को देखती हैं और इनको यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जोडी कहती है, यहाँ पर हर समय रोशनी आती रहती है और क्या इसका कुछ किया नहीं जा सकता। लियम कहता है, तुम सही कह रही हो, क्योंकि यहाँ पर कभी भी अंधेरा नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पर सोना थोड़ा मुश्किल काम होगा। और फिर इस बारे में लियम फिर सोचने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद लियम एक लो लेवल स्पिरिट को समन करता है जिसका नाम शेड है, और लियम फिर शेड से यहाँ पर अंधेरा करने के लिए कहता है, लेकिन शेड यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा कर देता है।
और फिर लियम सैलेमेंडर को समन करके यहाँ पर आग जला देता है, जिससे थोड़ी रोशनी हो जाती है। लेकिन जोडी लियम से यहाँ पर थोड़ा कम अंधेरा करने के लिए कहती है, जिससे ये नेचुरल लगे। और फिर ये सेम बात लियम शेड से कहता है, लेकिन शेड ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि शेड एक लो लेवल स्पिरिट है। फिर असुना कहती है, काश स्पिरिट्स भी हमारी तरह ग्रो कर पाती। असुना की ये बात सुनकर लियम को आइडिया आता है और लियम फिर शेड को अपना फैमिलियर बना लेता है, जिससे शेड एक लो लेवल स्पिरिट से एक मीडियम लेवल की स्पिरिट बन जाता है और अब शेड बोल भी सकता है। और शेड कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना फैमिलियर बना के एक लो लेवल से एक मिड लेवल स्पिरिट बना दिया। और फिर शेड यहाँ पर अंधेरा थोड़ा कम कर देता है, जिससे यहाँ की लाइटिंग बिल्कुल नेचुरल लगती है। और फिर शेड कहता है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा, इसलिए आप मुझे जब चाहे समन कर सकते हैं। लियम कहता है, माफ करना लेकिन मुझे मिड लेवल की स्पिरिट्स को समन करना नहीं आता। तभी शेड कहता है, लेकिन आपके हाथ में एक एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस है और इसके अंदर आप मिड लेवल स्पिरिट को समन करने का स्पेल स्टोर कर सकते हैं। और फिर लियम अपनी रिंग के अंदर इसको स्टोर कर लेता है। और फिर लियम सैलेमेंडर को भी अपना फैमिलियर बनाकर इवॉल्व कर देता है और अब सैलेमेंडर का नाम इफ्रिट है। और लियम फिर इसको भी अपनी रिंग में स्टोर कर देता है। और फिर ये सेम काम लियम ने और भी काफी सारी लो लेवल स्पिरिट्स के साथ किया। फिर अगले दिन लियम ड्रैगन रेडन के कहने पर इस जगह पर पहुंचा है और ये जगह उस जगह के काफी करीब है जहां पर ड्रैगन रेडन सील था। फिर ड्रैगन रेडन कहता है, लियम मेरे बच्चों को समन करो। और फिर लियम रेडन जूनियर को समन करता है, जिसके बाद अचानक ये जगह बदलने लगती है और अचानक लियम को यहाँ पर काफी सारी पिक्सीज नजर आती हैं। और जैसे ये पिक्सीज लियम को देखती हैं तो ये काफी डर जाती हैं और यहाँ से भागने लगती हैं। तभी लियम चिल्लाता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और मैं यहाँ पर ड्रैगन रेडन के कहने पर आया हूँ। ये सुनकर पिक्सीज रुक जाती हैं और जब लियम ड्रैगन जूनियर को गोद में उठाता है तो पिक्सीज यहाँ पर पहुंच जाती हैं और एक पिक्सी कहती है, हाँ सही में ये तो ड्रैगन गॉड का बच्चा है। फिर लियम कहता है, मैं यहाँ पर रेडन के कहने पर आया हूँ और उसने मुझे तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए कहा है। और फिर लियम सोचता है, पिक्सीज के पंख काफी कीमती होते हैं और इंसान इनके पंखों के लिए इनका शिकार कर करके इनको खत्म कर देंगे। और रेडन ने इनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर एक बैरियर बना दिया था और अब रेडन चाहता है कि मैं उसके काम को आगे बढ़ाऊं। फिर लियम कहता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर मैजिक स्पेल कर सकता हूँ? पिक्सीज हाँ कहती हैं। और तभी रेडन लियम से कहता है, तुम्हें इन्हें अपना फैमिलियर बनाने के साथ साथ इनको नाम भी देना होगा, क्योंकि नाम देना एक मैजिकल एक्ट है। और फिर लियम एक पिक्सी को अपना फैमिलियर बना देता है और इसका नाम रेना रखता है। और फैमिलियर होने के बाद ये पिक्सी इवॉल्व हो जाती है और एक एल्फ बन जाती है। और फिर लियम बाकी सारी पिक्सीज को भी फैमिलियर बनाकर उनका नाम रख देता है और ये सभी इवॉल्व होकर एक एल्फ बन जाती हैं। और फिर रेना लियम से पूछती है, आपके फैमिलियर होने के तौर पर अब हमें क्या करना चाहिए? लियम कहता है, क्यों ना तुम यहाँ पर अपना गाँव बसा लो और रहना शुरू कर दो और रेना मैं तुम्हें इस गाँव का मुखिया बनाता हूँ। अचानक लियम को एक मैजिक पावर सेंस होती है और लियम उसके पीछे पीछे चलने लगता है और एक पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उस पेड़ के ऊपर एक फल लगा हुआ है जिसके अंदर से काफी सारी मैजिक पावर निकल रही है। तभी यहाँ पर रेना आ जाती है और लियम के पूछने पर बताती है, पिक्सीज आसपास की मैजिकल पावर को इकट्ठा करके एक जगह ले आती हैं और ये उसी से बना है। तभी रेडन कहता है, लियम इसको खा लो। और लियम जैसे ही इस फल को खाता है, लियम अपने अंदर काफी सारी मैजिक पावर फील कर पाता है और लियम इस बार एक साथ 19 मैजिक स्पेल कर देता है। और इतने सारे मैजिक स्पेल एक साथ करने से लियम बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन लियम यहाँ दोबारा आता है और देखता है कि घर के नाम पर इन्होंने ये जगह बनाई है, जो देखकर लियम समझ जाता है इन पे ना हो पाएगा। तभी लियम और इन सबको एक एल्फ की चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ इंसान एक एल्फ लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी लियम यहाँ पर भागता हुआ आ जाता है और फिर लियम बस कुछ ही सेकंड्स में अपने मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करके इन सभी गुंडों की छुट्टी कर देता है। लेकिन इससे लियम को रियलाइज होता है कि ये जगह एल्फ्स के लिए सेफ नहीं है और फिर लियम एल्फ्स को दूसरी जगह पर ले आता है और ये जगह हैमिल्टन फैमिली की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर एल्फ्स ज्यादा सेफ हैं। और फिर सभी एल्फ्स लियम के आगे सर झुकाती हैं और लियम को अपना किंग बनने के लिए कहती हैं। लियम कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं खुद को तुम्हारा किंग तो नहीं कह सकता, इसलिए मैं तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ। और फिर इन एल्फ्स के खाने पीने का इंतजाम करने के बाद लियम एक मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस करने लगता है और ये मैजिक स्पेल एक हाई लेवल होली मैजिक है और ये ड्रैगन रेडन ने लियम को दिया है। और इस मैजिक स्पेल को लगातार 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद लियम इसको समझ जाता है और फिर सारी एल्फ्स को यहाँ पर बुलाता है
और फिर लियम मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे ये सभी लोग उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां पर लियम ने पहले ही अपने क्लोन को भेज दिया था। और फिर रेडन लियम को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है और जैसे ही लियम अपना हाथ आगे करता है वैसे ही इस जगह पर से इल्यूजन मैजिक हट जाता है, जिसके बाद इन सबको अपने सामने एक काफी ज्यादा खूबसूरत जगह दिखती है। और रेडन लियम से कहता है ये उन जगहों में से एक है जिसको मैंने सील किया था। लियम पूछता है लेकिन तुमने इसको सील क्यों किया था? लेकिन लियम के पूछने पर रेडन कोई जवाब नहीं देता। और फिर लियम एक स्पिरिट की मदद से इस जगह पर पानी ढूंढ लेता है जिससे ये एल्व्स यहाँ पर अपना घर बसा सकें। और फिर लियम सोचता है अब बस हमें कोई ऐसा चाहिए जिसकी मदद से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाएं। फिर लियम रेना और बाकी सब एल्व्स से कहता है रेना मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं लौटता नहीं हूँ तब तक ये तीनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर लियम टेलीपोर्ट होकर सीधा प्रिंसेस स्कारलेट के पास पहुंचता है और प्रिंसेस स्कारलेट लियम से पूछती हैं क्या ड्रैगन रेडन जो तुम्हारे अंदर हैं, क्या उन्होंने कभी भी तुमसे प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में बात करी है? लियम कहता है नहीं, और रेडन ने मुझसे कुछ एल्व्स की देखरेख करने के लिए कहा है और मैं अभी उन सभी एल्व्स को उस जगह पर छोड़कर आया हूँ जिस जगह को रेडन ने सील कर दिया था। प्रिंसेस कहती हैं क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो? लियम कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। और फिर लियम के कहने पर प्रिंसेस इस गोलक नाम के ड्रॉफ को यहाँ पर ले आती हैं और ये एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है। और फिर लियम स्पेशल समनिंग मैजिक से गोलक का क्लोन बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लियम अपना क्लोन बनाता है। और फिर लियम प्रिंसेस और इस क्लोन को अपने साथ टेलीपोर्ट करके एल्व्स के पास ले जाता है। और इस तरीके के मैजिक देखकर गोलक का पूरी तरीके से दिमाग घूम चुका है क्योंकि इसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ। और फिर इस जगह पर पहुंचने के बाद प्रिंसेस लियम से कहती हैं लियम मैं चाहती हूँ कि तुम ड्रैगन रेडन से पूछो क्या ये जगह ही वो प्रॉमिस्ड लैंड है। ड्रैगन रेडन इन्हें बताता है मैंने कभी भी इंसानों से कोई प्रॉमिस नहीं किया है। और फिर प्रिंसेस एक अंगूठी निकालती हैं और कहती हैं इस अंगूठी को द की ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। और प्रिंसेस के इस अंगूठी को बाहर निकालते के साथ लियम के हाथ पर जो रेडन का निशान है वो चमकता है और लियम कहता है क्या मैं इस अंगूठी को देख सकता हूँ? और जैसे ही लियम इस अंगूठी को पकड़ता है वैसे ही जमीन फटने लगती है और ये पूरा इलाका हवा में उड़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरा इलाका वापस जमीन पर आ जाता है और प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं ये जगह सही में प्रॉमिस्ड लैंड है। और लियम सोचता है क्या इसी अंगूठी की वजह से ये पूरा एरिया हवा में उड़ने लगा था। लेकिन अचानक प्रिंसेस स्कारलेट अपने घुटनों पर आ जाती हैं और कहती हैं तुम इस प्रॉमिस्ड लैंड के मास्टर हो और प्लीज यहाँ पर एक देश की शुरुआत करो और ये देश हमारे लिए पैराडाइज बनेगा। लियम थोड़ा हिचकिचाकर कहता है मैं ऐसे ही किसी देश की शुरुआत नहीं कर सकता। प्रिंसेस कहती हैं मैं अपनी लॉयल्टी प्रॉमिस्ड लैंड के मास्टर को देती हूँ। और अभी प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है और इस दौरान लियम आसपास के मॉन्स्टर्स को मार रहा है इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लियम की ऐसी पावर को देखकर प्रिंसेस स्कारलेट लियम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। और लियम प्रिंसेस स्कारलेट से कहता है योर हाइनेस क्या आपको अभी रॉयल कैपिटल में वापस नहीं चले जाना चाहिए? ये सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं मास्टर आप मुझे योर हाइनेस मत बोलिए क्योंकि मैं आपकी सर्वेंट हूँ। लियम कहता है तुम्हें मेरी सर्वेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है और क्या फर्स्ट प्रिंसेस होना अपने आप में ही एक काफी हाई पोजीशन नहीं है? फिर प्रिंसेस स्कारलेट कहती है लोग कहते हैं कि मेरी मदर की फैमिली की नसों में ड्रैगन ब्लड है, जिस वजह से मेरी भी नसों में ड्रैगन ब्लड होने की वजह से मैं ग्रेट ड्रैगन रेडन की सर्वेंट बनना चाहूंगी। तभी ड्रैगन रेडन लियम को 1 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा है जो प्रिंसेस स्कारलेट को अच्छा लगेगा। और फिर 1 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के बाद इन लोगों को एक तहखाने का दरवाजा मिलता है और तहखाने के अंदर घुसने के बाद कि ड्रैगन रेडन की काफी बड़ी लोहे की मूर्ति रखी हुई है। लेकिन अचानक इस लोहे की मूर्ति की आंखें खुलती हैं और ये लियम पर हमला करने ही वाला होता है। तभी ड्रैगन रेडन लियम से कहता है तुम्हें इस मूर्ति को हराना होगा और इसे हराने के लिए तुम्हें इसके माथे पर से एक शब्द मिटाना होगा, जिसके बाद ये तुम्हारा कहना मानने लगेगा। और फिर लियम जल्दी से इसके माथे पर अटैक करके एक वर्ड मिटा देता है और ये ड्रैगन प्रिंसेस स्कारलेट के सामने अपना सर झुकाता है क्योंकि ये ड्रैगन प्रिंसेस स्कारलेट की रगों में ड्रैगन रेडन का बहता हुआ खून महसूस कर लेता है। और फिर जब लियम वापस पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है और एल्व्स लियम को बताती हैं कि इनके ऊपर वुल्फमैन ने हमला कर दिया था। और अचानक यहाँ पर काफी सारे वुल्फमैन आ जाते हैं और एक वुल्फमैन कहता है
तुम बाहर के गंदे लोग इस होली लैंड से अभी चले जाओ। और फिर वुल्फमैन लियम पर हमला करता है, लेकिन लियम टेलीपोर्ट होकर वुल्फमैन के पीछे आकर लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे वुल्फमैन अपने घुटनों पर आ जाता है। और फिर लियम रेडन जूनियर को समन करता है, जो देखकर वुल्फमैन काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद लियम कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम रेडन से जुड़े हुए हो, और इसका मतलब ये हुआ कि तुम रेडन के कहने पर बाहर के लोगों को यहाँ से भगा रहे थे। वुल्फमैन कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर लियम कहता है, अगर ऐसा है तो तुम एल्फ से ज्यादा अलग नहीं हो, क्योंकि ये लोग भी रेडन की प्रोटेक्शन के अंदर हैं। और ये सब जानने के बाद वुल्फमैन को बुरा लगता है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनसे काफी बड़ी गलती हो गई है। और फिर एल्फ्स वुल्फमैन को लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए सजेस्ट करती हैं, और फिर वुल्फमैन भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके बाद लियम वुल्फमैन को अपना फैमिलियर बना देता है और वुल्फमैन इवॉल्व होकर वेयरवुल्फ बन जाते हैं। लेकिन ये देखकर लियम काफी हैरान हो जाता है कि वुल्फमैन का लीडर एक फीमेल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब अगले दिन वेयरवुल्फ भी कंस्ट्रक्शन के काम में यहाँ मदद कर रहे हैं। और जैसे ही लियम यहाँ पर पहुँचता है, एक क्रिस नाम की वेयरवुल्फ लियम के गले लग जाती है और फिर लियम को बताती है कि ये लोग यहाँ पर काफी अच्छे से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिसके लिए लियम भी इसको शाबाशी देता है। लेकिन फिर एक टूटी हुई जगह को देखकर लियम कहता है, काश मेरे पास कोई जादू होता जिसकी मदद से मैं चीजों को ठीक कर पाता। और तभी रेडन लियम से कहता है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है तो तुम उसे बना सकते हो, और ऐसा करने के लिए तुम्हें बस डिटेल में सारे स्टेप्स को इमेजिन करना है। और फिर लियम फोकस करने लगता है और एक कीप मेमोरी नाम का स्पेल करता है लकड़ी के पिलर पर, और फिर क्रिस से उस लकड़ी के पिलर को तोड़ने के लिए कहता है। क्रिस उस लकड़ी के पिलर को तोड़ती है, लेकिन अचानक वो पिलर वापस ठीक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम अब मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और भी नए नए स्पेल्स बना रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर भागते हुए रेना आती है और लियम से कहती है, एक इमरजेंसी है और कुछ लोग पिक्सीज का शिकार करने के लिए इस एरिया में आ चुके हैं। फिर लियम जल्दी से उस सैनिकों की टोली के सामने पहुंचता है और सैनिक पूछता है, बच्चे क्या तुम यहाँ पर रहते हो? और इससे पहले कि लियम कुछ कहता, लियम को रेना और प्रिंसेस स्कारलेट की बातें याद आती हैं और उन्होंने लियम को अपना लीडर माना है और लियम से इस जगह को एक देश बनाने की रिक्वेस्ट की है, जिस वजह से लियम कहता है, ये जमीन मेरा देश है। सैनिक कहता है, तुम्हारा देश, और इस देश का क्या नाम है? लेकिन लियम कोई नाम नहीं बता पाता, जिस वजह से सैनिक लियम पर हंस के आगे बढ़ने लगते हैं और लियम इन पर एक वार्निंग अटैक करके कहता है, मैंने कहा ना कि ये जगह मेरा देश है, और अगर तुम लोगों ने यहाँ घुसने की कोशिश करी तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग लियम की एक नहीं सुनते और लियम टेलीपोर्ट कर करके एक के बाद एक इन सब की धुलाई कर देता है, जिस वजह से ये लोग डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब लियम वापस पहुँचता है तब रेना लियम को बताती है, ये पिक्सीज इसी जमीन पर रहती हैं और इनके विलेज पर इंसानों ने हमला कर दिया और अब ये तुम्हारी प्रोटेक्शन में आना चाहती हैं। लियम कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम लोगों का स्वागत है, और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और नाम भी दे दूंगा। और फिर लियम इनको भी अपना फैमिलियर बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी ये लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और लियम इस हेलमेट के बारे में इनसे पूछता है और प्रिंसेस स्कारलेट बताती हैं, इस हेलमेट पर जो निशान बना हुआ है उसे देखकर पता चलता है कि ये हेलमेट पाल्टा देश का है और इस देश का बॉर्डर प्रॉमिस्ड लैंड से जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जरूर जमील और क्वेस्टाडोर देश के सैनिक भी जरूर आएंगे, क्योंकि प्रॉमिस्ड लैंड के यहाँ पर आ जाने की वजह से इन तीनों देश के बॉर्डर प्रॉमिस्ड लैंड से जुड़ते हैं। लियम कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम एक देश की स्थापना करो, और एक देश के पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, जमीन, लोग और पावर। जमीन तुम्हारे पास है और इस देश के बारे में जानकर लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे, और अब बस तुम्हें पावर की जरूरत है। तभी क्रिस कहती है, ये काम तुम वेयरवुल्व्स पर छोड़ दो और यहाँ पर तुम्हारा जो भी दुश्मन आएगा हम उसको ठिकाने लगा देंगे। लियम कहता है, ठीक है, तो फिर ये काम मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि वेयरवुल्व्स लड़ाई करने में अच्छे होते हैं। फिर अगले ही दिन यहाँ पर लियोनार्डो बर्कली आ जाता है, जो जमील किंगडम का है और एक नोबल है, और लियोनार्डो कहता है, मैं किंग का मैसेज लेकर आया हूँ और वो तुमसे लड़ाई नहीं चाहते, और वो तुम्हारे साथ अलायंस में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम प्रिंसेस स्कारलेट से शादी कर लो। ये सुनने के बाद लियम फोकस करता है और तभी एक टेलीपैथी नाम का नया स्पेल क्रिएट कर देता है और मन ही मन प्रिंसेस स्कारलेट से बात करता है और कहता है, स्कारलेट, ये मैं हूँ, और तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? स्कारलेट कहती है, तुम्हें यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी शादी हो गई तो तुम्हें थोड़ा समय मिल जाएगा।
फिर लियम थोड़ा सोचने के बाद लियोनार्डो से कहता है, मैं प्रिंसेस से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल चाहिए क्योंकि अभी ये जगह प्रिंसेस के रहने लायक नहीं है। लियोनार्डो कहता है, ये बात मैं जाकर मैजेस्टी को बता दूंगा, और फिर यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब थोड़े समय बाद लियम प्रिंसेस स्कारलेट से मिलने के लिए उनके मेंशन में पहुंचा है और लियम प्रिंसेस से कहता है कि इस मेंशन में कुछ ऐसा है जो रेडन से जुड़ा हुआ है। लियम ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि लियम को इस मेंशन के अंदर से रेडन की पावर फील हो रही है। और फिर प्रिंसेस स्कारलेट लियम को इस छोटे से स्टैचू के पास ले आती हैं और कहती हैं, ये ड्रैगन गॉड का स्टैचू मेरी मदर यानी कि क्वीन की फैमिली के पास है। फिर रेडन लियम से इस स्टैचू पर मैजिक करने के लिए कहता है और जैसे ही लियम ऐसा करता है वैसे ही ये स्टैचू ट्रांसफॉर्म होकर प्रिंसेस की बॉडी पर एक आर्मर बन के चढ़ जाता है। और फिर प्रिंसेस एक मैजिक स्पेल करती हैं जिसके बाद ये आर्मर उतर जाता है और प्रिंसेस अब बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। और रेडन फिर लियम को बताता है, ये स्टैचू एक बैटल मैजिक आर्मर है और इसकी मदद से इंसान अपनी मैजिक एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है और मेरे मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है। लियम कहता है, लेकिन इस मैजिक आर्मर को थोड़ी देर इस्तेमाल करने से ही प्रिंसेस स्कारलेट की हालत खराब हो गई। रेडन कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 3 ग्रेटेस्ट आर्मर में से एक है, द गोल्डन आर्मर। और फिर लियम पूछता है, तो फिर लो रैंक आर्मर भी होंगे? रेडन बताता है, वो सभी वॉर के दौरान खत्म हो गए। और फिर लियम रेडन से मैजिक आर्मर बनाने का तरीका पूछता है और रेडन लियम को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद थोड़ी मेहनत करने के बाद लियम एक मैजिक आर्मर बना देता है। और फिर प्रिंसेस इस आर्मर को पहनकर मैजिक स्पेल करती हैं, लेकिन इस बार प्रिंसेस को थकान नहीं होती। और फिर रेडन लियम को बताता है कि हाई लेवल मैजिक आइटम्स लिविंग क्रीचर की तरह होते हैं, जिससे लियम को आइडिया आता है और लियम इस मैजिक आर्मर को अपना फेमिलियर बना देता है और इसको एक नाम दे देता है। जिसके बाद प्रिंसेस कहती हैं, अब मुझको और भी ज्यादा ताकतवर फील हो रहा है। और फिर लियम रेडन से बातचीत करने के बाद इस लोहे के स्टैचू के पास पहुंचता है और इस स्टैचू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इसको नाम नहीं देता क्योंकि पहले ही इसको रेडन ने नाम दे दिया है और वो नाम है गार्डियन रेडन। और फिर ये स्टैचू लियम के शरीर पर एक आर्मर की तरह चढ़ जाता है क्योंकि ये स्टैचू भी एक मैजिक बैटल आर्मर है। जिसके बाद लियम एक साथ 37 स्पेल्स करता है, लेकिन ऐसा करने के बाद लियम बहुत ज्यादा थक जाता है और ये बैटल मैजिक आर्मर लियम के ऊपर से उतर जाता है। और फिर रेडन लियम को बताता है, ये तीसरी बार हुआ है जब कोई इस आर्मर को पहनने के बाद जिंदा बचा है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो इसे पहनकर एक मैजिक स्पेल कर पाया है। ये सुनकर लियम थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि लियम को नहीं पता था कि ये आर्मर इतना खतरनाक है। और अब लियम की मैजिकल पावर रीस्टोर होने के बाद लियम प्रिंसेस स्कारलेट से थोड़े से समय के लिए गार्डियन रेडन को मांगता है और प्रिंसेस स्कारलेट इसके लिए हाँ कह देती हैं। जिसके बाद लियम गार्डियन रेडन को आइटम बॉक्स में डाल देता है और फिर अब लियम प्रिंसेस स्कारलेट को रॉयल कैपिटल में छोड़ने के बाद वापस विलेज में आ जाता है। और इस समय विलेज में कंस्ट्रक्शन का काम काफी अच्छे से चल रहा है और काफी हद तक कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है। और तभी रेना लियम की तरफ भागते हुए आती है और लियम को बताती है, मुझे क्रिस से पता चला कि हमारे विलेज के पास में ही एक ट्रोल्स का ग्रुप रहता है। ये बात सुनकर लियम सोचता है, मैंने ट्रोल्स के बारे में सुना है कि ट्रोल्स 2 तरीके के होते हैं, एक लड़ाकू और दूसरे दयालु। और लियम फिर रेना से पूछता है कि वो ट्रोल किस तरीके के हैं और रेना बताती है, मैंने सुना है कि वो लड़ाकू हैं और इंसान भी लगातार हमारे एरिया के आसपास आते जा रहे हैं। लियम कहता है, मैं ट्रोल्स को लड़ाई शुरू करने नहीं दे सकता। रेना कहती है, हाँ मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी, जिस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम उनको मनाओ और अपने साथ ज्वाइन कर लो। लियम कहता है, रेना तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर रेना से पूछने के बाद लियम ट्रोल्स को ढूंढने के लिए इस लोकेशन पर पहुंच जाता है। और फिर लियम एक पत्थर को उठाकर तोड़ देता है और देखता है कि ये तो आयरन ओर है और इसमें से आयरन निकाला जा सकता है। और फिर तभी काफी सारे ट्रोल्स लियम के पास पहुंच जाते हैं और ट्रोल्स का लीडर लियम से कहता है, तुम कौन हो? लियम कहता है, मेरा नाम लियम है और मैं एक नए देश की शुरुआत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसका हिस्सा बनो। ट्रोल्स का लीडर कहता है, मुझे इंसानों पर विश्वास नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर ट्रोल्स का लीडर लगातार लियम पर हमला करता जाता है और लियम लगातार इसके हमलों को डॉज करता जाता है। लियम सोचता है, मैं इसको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अचानक लियम का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और फिर ट्रोल्स का लीडर लियम को पूरी ताकत के साथ हिट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी लियम बिल्कुल सही सलामत ट्रोल के लीडर के सामने खड़ा हो जाता है। और ये देखकर
ट्रोल काफी हैरान हो जाता है क्योंकि लियम को एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई है। और लियम सोचता है मुझे गार्डियन रेडन के मैजिक बैटल आर्मर ने ट्रोल के हमले से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इसको ज्यादा समय तक पहने रहना काफी मुश्किल काम है। और फिर ट्रोल का लीडर दोबारा लियम पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाकी सब ट्रोल्स ट्रोल के लीडर को बताते हैं कि जब ट्रोल्स का लीडर लियम पर हमला कर रहा था तब लियम क्लोन्स की मदद से बाकी सब ट्रोल्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। और ये बात जानने के बाद ट्रोल का लीडर लियम से कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ये सुनने के बाद लियम को लगता है कि ये ट्रोल लड़ाकू टाइप के नहीं बल्कि दयालु टाइप के ट्रोल हैं। और फिर लियम इन्हें अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है और ये लियम से पूछते हैं कि तुम हमें अपने साथ ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। और फिर लियम इन्हें बताता है आने वाले समय में इस जगह पर और भी इंसान आएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारा शिकार करने की कोशिश करें, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ विलेज चलो। ट्रोल का लीडर कहता है तुम हमें पहले अपना विलेज दिखाओ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और फिर लियम इनको टेलीपोर्ट करके विलेज में ले आता है और इनके विलेज में आते ही क्रिस ट्रोल के लीडर पर चिल्लाना चालू कर देती है। ट्रोल का लीडर क्रिस को देखते के साथ नहीं पहचानता, लेकिन थोड़ी इसकी बकवास सुनने के बाद ट्रोल का लीडर पहचान लेता है कि ये कौन है। और फिर क्रिस ट्रोल के लीडर के मुंह पर लात मार के इसे नॉकआउट कर देती है। और लियम क्रिस से पूछता है क्रिस तुम इसको कैसे जानती हो। क्रिस कहती है मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये मुझे इरिटेट करता है जिस वजह से हम दोनों लड़ते रहते हैं। और आज की फाइट को मिलाकर मेरे 307 विन्स हैं और 378 लॉसेस। और फिर क्रिस ट्रोल के लीडर से कहती है क्या तुम इतने कमजोर हो चुके हो जो तुम मेरी एक लात खाने के बाद ही हार गए। लियम कहता है वो कमजोर नहीं हुआ है बल्कि तुम ताकतवर हो गई हो क्रिस, क्योंकि मेरी फैमिलियर बनने के बाद तुम एक वेयरवुल्फ बन चुकी हो। और फिर ट्रोल्स भी लियम के फैमिलियर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और लियम ट्रोल के लीडर का नाम रखता है गाय। और लियम के फैमिलियर बनने के बाद ट्रोल्स इवॉल्व हो जाते हैं और ट्रोल्स की हाइट कम हो जाती है लेकिन पावर बढ़ जाती है, जिसके बाद गाय जो ट्रोल्स का लीडर है और क्रिस दोबारा फाइट करते हैं, लेकिन इस बार क्रिस गाय को नहीं हरा पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है। ट्रोल्स जो अब इवॉल्व होने के बाद गिगास बन चुके हैं इनसे बड़े बड़े पत्थर मंगवाता है और पत्थर पहुंचाने के बाद गाय लियम से पूछता है आखिर तुम इतने बड़े बड़े पत्थर हमसे क्यों मंगवा रहे थे। लियम कहता है मैं इनमें से लोहा निकालूंगा। और फिर लियम स्पिरिट्स की मदद से इन पत्थरों में से आयरन, गोल्ड, कॉपर और सिल्वर निकालता है, लेकिन ये मिथ्रिल नाम का पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, जिस वजह से लियम डिसाइड करता है कि लियम मिथ्रिल का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि आयरन का इस्तेमाल करके मैजिक बैटल आर्मर बनाएगा। और फिर लियम रेडन की मैजिक पावर का इस्तेमाल करके एक आयरन का मैजिक बैटल आर्मर बनाता है और इसका नाम रखता है अपोलो। और इसकी शेप भी बिल्कुल एक सूरज जैसी है, जिस वजह से अपोलो नाम इस पर सूट करता है। और लियम रेडन से कहता है मैंने सोचा कि जिस शेप का ये मैजिक बैटल आर्मर होगा अगर वैसा ही नाम इसको दिया जाए तो ये ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रात होने वाली है और लियम ने सोचा था कि लियम बहुत सारे मैजिक बैटल आर्मर बना देगा, लेकिन लियम नाम नहीं सोच पा रहा है क्योंकि लियम एक नाम को 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम ने अब 15 मैजिक आर्मर बना दिए हैं और 5-5 आर्मर एल्व्स, गीगास और वेयरवुल्फ में बांट दिए हैं। और जब ये लोग अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर कुछ इंसान आ जाते हैं और एल्व्स को देखकर इनके मुंह में पानी आ जाता है और ये इंसान डिसाइड करते हैं कि ये एल्व्स को पकड़कर अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन एक अकेली एल्फ ही जिसने मैजिक बैटल आर्मर पहना हुआ है इन सबको पीट देती है। ये देखकर लियम को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एल्व्स जो पहले कमजोर थी लेकिन आर्मर को पहनने के बाद ताकतवर हो चुकी हैं और खुद का बचाव कर सकती हैं। और अचानक एक इंसान लियम के गले पर चाकू लगा देता है और कहता है हिलना मत, नहीं तो इस लड़के को खत्म कर दूंगा। और यहाँ खड़े हुए सभी लोग इस आदमी की वार्निंग को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और ये आदमी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सही में इस लड़के का गला काट दूंगा। लेकिन अगले ही पल लियम मैजिक का इस्तेमाल करके इस आदमी को नॉकआउट कर देता है। और ये देखकर लियम के सभी साथी हंसने लगते हैं और इंसान बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम अनदर वर्ल्ड के अंदर काफी सारी वाटर टाइप स्पिरिट्स को समन करता है और इन्हें आइटम बॉक्स के अंदर से निकलते हुए सॉल्ट वाटर को साफ करने का काम देता है। लेकिन तभी लियम देखता है कि एक स्पिरिट पानी को साफ नहीं कर रही है और लियम उसके पास जाकर कहता है क्या बात हो गई, तुम पानी साफ क्यों नहीं कर रही। ये स्पिरिट कहती है क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ और तुमने मुझे काफी समय पहले इवॉल्व किया था। लियम कहता है हाँ बिल्कुल, तुम पहली वाटर टाइप स्पिरिट हो जिसको मैंने इवॉल्व किया था।
स्पिरिट कहती है, इवॉल्व होने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे इसकी आदत नहीं हुई है, लेकिन मैंने सीख लिया है कि मैं कैसे इंसानों के ऑब्जेक्ट्स को पोजेस करूं। हालांकि जब मैं ऐसा ज्यादा करती हूँ तो स्पिरिट मोनार्क मुझको डांटते हैं। लियम सोचता है, तो इसका मतलब है कि कोई स्पिरिट मोनार्क भी है। और पोजेस करने वाली बात को लेकर लियम को एक आइडिया आता है और लियम कहता है, मैं तुम्हारी पावर और भी बढ़ा सकता हूँ, और क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? स्पिरिट तैयार हो जाती है और फिर लियम इस स्पिरिट को अपना फैमिलियर बनाकर इसका नाम सेल्सियस 0 रख देता है। जिसके बाद यह स्पिरिट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और लियम जल्दी से एक मैजिक बैटल आर्मर बनाता है जो बिल्कुल इसकी तरह ही दिखता है और इस स्पिरिट से इस मैजिक बैटल आर्मर को पोजेस करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये स्पिरिट इस मैजिक बैटल आर्मर को पोजेस कर लेती है और फिर अगले सीन में लियम ने ऐसे 3 मैजिक बैटल आर्मर बना दिए हैं जिनको स्पिरिट ने पोजेस किया है और लियम ने ये आर्मर रेना, क्रिस और गाय को दिया है और इन आर्मर की मदद से ये तीनों काफी पावरफुल मैजिकल अटैक कर पा रहे हैं। हालांकि इस मैजिक बैटल आर्मर को पहनने में इन तीनों को काफी ज्यादा थकान हो रही है, लेकिन गाय कहता है हम ट्रेनिंग करेंगे जिससे हमें इस आर्मर को पहनने में दिक्कत ना हो। और इन नए मैजिक बैटल आर्मर की ताकत को देखकर लियम सोचता है, अगर मैं ऐसे नए टाइप के काफी सारे मैजिक बैटल आर्मर बना दूं तो हम आसानी से इस देश को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस समय रेडन सोच रहा है, लगता है कि लियम को चीजों की समझ नहीं है, क्योंकि अगर इन तीनों स्पीशीज ने लियम के नए मैजिक बैटल आर्मर को पहन लिया तो ये लोग आसानी से किसी भी देश को हरा सकते हैं। हालांकि लियम को इस बारे में नहीं पता और लियम लगातार चीजों को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहा है और सही में ये काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। और अभी असुना और जोडी लियम पर गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि लियम अचानक गायब हो गया था और फिर ये दोनों लियम से वो पैसे मांगते हैं जो इन्होंने लियम को संभाल के रखने के लिए दिए थे। और फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि ये दोनों उन पैसों की बात कर रहे हैं जो प्रिंसेस स्कारलेट ने ड्रैगन रेडन की बात को सीक्रेट रखने के लिए दिए थे। और फिर ये दोनों लियम से पैसे लेकर एक ग्रीमोर खरीदते हैं और ये ग्रीमोर ये लियम को गिफ्ट में देते हैं। और लियम फिर अपनी अंगूठी के अंदर कुछ स्पेल्स को सेव कर लेता है और नए स्पेल्स मिलने की वजह से लियम इनको शुक्रिया कहता है और लियम का शुक्रिया सुनकर इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर हैं और लियम इन दोनों को बता चुका है कि लियम ने एक नए देश की शुरुआत कर दी है और लियम इन दोनों को इस देश का हिस्सा बनने की रिक्वेस्ट करता है और ये दोनों खुशी खुशी लियम की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और फिर लियम इन दोनों को एक मैजिक स्पेल दिखाता है और लियम ने ये मैजिक स्पेल इसी ग्रीमोर में से सीखा है और ये वही ग्रीमोर है जो इन दोनों ने लियम को गिफ्ट दी थी। और लियम के नए मैजिक स्पेल का नाम है डस्ट बॉक्स और लियम इस नए मैजिक स्पेल को मास्टर कर चुका है। फिर असुना और जोडी पूछते हैं कि आखिर ये डस्ट बॉक्स करता क्या है और तभी यहाँ पर खाना लेकर वेट्रेस आ जाती है और लियम इन दोनों को डस्ट बॉक्स का काम समझाने के लिए खाने का एक छोटा सा पीस काटकर डस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता है और इस पीस को लियम बस कुछ ही मिनट बाद निकालता है, लेकिन इसमें से सड़ने की बहुत गंदी बदबू आने लगती है। और लियम इन्हें समझाता है कि डस्ट बॉक्स के अंदर समय काफी ज्यादा रफ्तार से बीतता है जिस वजह से कोई भी चीज इसके अंदर काफी जल्दी सड़ जाती है। और फिर ये दोनों लियम से इसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में पूछते हैं और ये सुनकर लियम थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी लियम की नजर एक वाइन की बोतल पर पड़ती है और ये देखते के साथ लियम जल्दी से जाता है और एक बोतल लेकर आ जाता है जिसके अंदर ताजा ताजा अंगूर का जूस है। और फिर ये लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए इस बोतल को डस्ट बॉक्स में डालते हैं और इस बोतल को निकालने के बाद जोडी कहती है इसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि ये वाइन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम जोडी और असुना को अपने देश लेकर जाता है और अपने देश के टॉप के लोगों से इन दोनों को मिलवाता है। और फिर अब रात में ये लोग जमकर पार्टी करते हैं और क्रिस, गाय और रेना अपनी अपनी रेस की फेवरेट डिश इनको सर्व करते हैं। और फिर अगले सीन में ये लोग फल इकट्ठा कर रहे हैं जिससे ये काफी सारी वाइन बना सके। और तभी अचानक इनको काफी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और लियम जल्दी से उस आवाज की तरफ दौड़ता है और देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के गले पर काट रहा है और लियम जल्दी से अटैक करके इन दोनों को अलग कर देता है। जिसके बाद जो आदमी काट रहा था वो भाग जाता है और अचानक वो आदमी जिस पर हमला हुआ था वो एक वैम्पायर बन चुका है और वो गाय पर हमला करता है, लेकिन गाय इसको कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन ये देखकर लियम सोचता है जरूर इसके ऊपर किसी इफेक्ट का असर है। और फिर लियम अपने ऑल क्लियर मैजिक का इस्तेमाल करके इसको पहले जैसे नॉर्मल कर देता है, लेकिन थकान की वजह से ये आदमी यहाँ पर सो जाता है। जिसके बाद जोडी इन्हें बताती है इसके सिम्टम्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको किसी वैम्पायर ने इन्फेक्ट कर दिया है, क्योंकि जब एक वैम्पायर किसी को काटता है तो वो दूसरा इंसान भी वैम्पायर बन जाता है।
लेकिन लियम तुमने इसको पूरी तरीके से क्योर कर दिया है और सही में ये काफी कमाल की बात है। तभी गाय कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैम्पायर होगा, क्योंकि दिन के समय वैम्पायर जलकर राख हो जाते हैं। फिर जोडी कहती है, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ये ड्रैकुला का काम हो, क्योंकि ड्रैकुला की पावर की वजह से बाकी वैम्पायर्स पावरफुल हो जाते हैं और उन पर धूप का भी कोई असर नहीं होता। ये बात जानकर लियम इन सबको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहता है और फिर अगले सीन में इनको पता चलता है कि वैम्पायर की एक बहुत बड़ी आर्मी रास्ते में आने वाले सभी क्रीचर्स को वैम्पायर बनाती हुई जा रही है और उस वैम्पायर आर्मी की तादाद 10,000 है, जिस वजह से उनकी गिनती इनकी गिनती से 10 गुना से भी ज्यादा है। और ये बात जानने के बाद लियम के देश के सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं, क्योंकि इनको नहीं लग रहा कि ये लोग ये लड़ाई जीत सकते हैं। रेना कहती है, वैम्पायर्स आमतौर पर बाकी सब स्पीशीज से अलग शांति से रहते हैं। क्रिस कहती है, ड्रैकुला की पावर ने उन सबको एक जंगली जानवर बना दिया है। और फिर काफी देर बातचीत करने के बाद लियम फैसला करता है कि टॉप लीडरशिप के सिवाय सभी आम लोगों को ये एरिया खाली करके जाना होगा, क्योंकि लियम के पास एक आइडिया आया है जिसकी मदद से ये लोग ड्रैकुला को हरा सकते हैं। और फिर अगले सीन में ड्रैकुला की आर्मी आगे बढ़ रही है और ये पांचों आर्मी के रास्ते में खड़े हैं, क्योंकि ये इन सबसे फाइट करने वाले हैं। और ये फिर जल्दी से लियम के बनाए हुए आर्मर को इक्विप कर लेते हैं और वैम्पायर्स की आर्मी पर हमला करते हैं और इनके हमलों से वैम्पायर्स की हालत खराब हो जाती है। और अभी लियम ऊपर खड़ा होकर इनको लड़ते हुए देख रहा है और इनके काफी देर वैम्पायर से लड़ने के बावजूद भी वैम्पायर की गिनती खत्म नहीं होती, जिस वजह से ये पीछे हटने का फैसला करते हैं। और जब ये लोग पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तभी ड्रैकुला इनके सामने आ जाता है और अब इनके आगे ड्रैकुला है और पीछे वैम्पायर्स की आर्मी है। और लियम ड्रैकुला को देखकर जल्दी से टेलीपोर्ट करके ड्रैकुला के सामने आ जाता है और ड्रैकुला को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करवा के यहाँ से 100 किलोमीटर दूर ले जाता है, जिस वजह से ड्रैकुला कहता है, मानना पड़ेगा कि तुम काफी चालाक हो। और फिर लियम कहता है, बस एक बार मैं तुमको हरा दूं, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ड्रैकुला कहता है, तुम मुझे हराने की बात कर रहे हो? मुझे हराना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक मैं बाकी सारे स्पीशीज को अपना गुलाम नहीं बना लेता तब तक मैं नहीं रुकने वाला। ये बात सुनते के साथ लियम ड्रैकुला पर हमलों की बारिश कर देता है, लेकिन लियम के हमलों से ड्रैकुला को कुछ नहीं होता और ड्रैकुला हवा में गायब होकर लियम के पीछे आकर लियम पर हमला करता है, लेकिन लियम ड्रैकुला के हमले से बच जाता है। और फिर ड्रैकुला पर एक होली मैजिक से अटैक करता है, लेकिन ड्रैकुला को इस मैजिक से भी कुछ नहीं होता और ड्रैकुला फिर हवा में गायब होकर लियम के पीछे आकर लियम को पकड़ लेता है। लेकिन जब तक ड्रैकुला लियम को काटता है तब तक लियम अपने क्लोन मैजिक का इस्तेमाल करके ड्रैकुला के हाथ से बच जाता है, लेकिन ड्रैकुला लियम के क्लोन को काट लेता है, जिससे लियम का क्लोन एक वैम्पायर बनने लगता है। लेकिन लियम जल्दी से अपने मैजिक से अपने क्लोन को गायब कर देता है और फिर ड्रैकुला के ऊपर एक के बाद एक अलग अलग टाइप के मैजिक से हमला करता जाता है, लेकिन लियम के किसी भी हमले का ड्रैकुला पर कोई असर नहीं होता। और फिर ड्रैकुला कहता है, तुम्हारे अटैक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक इमॉर्टल हूँ और मेरे ऊपर इस दुनिया के कानून लागू नहीं होते, क्योंकि मैं ना ही जिंदा हूँ और ना ही मुर्दा हूँ। और ये जानकर लियम को काफी अजीब लगता है कि ड्रैकुला जिंदा नहीं है और ड्रैकुला फिर अपना हाथ काटकर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अगले ही पल ड्रैकुला का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है और ड्रैकुला कहता है, मैं इस दुनिया में तब तक एग्जिस्ट करूंगा जब तक मुझे इस दुनिया की हवा में से लाइफ फोर्स मिलती रहेगी, जिसका मतलब है कि ये दुनिया जब तक एग्जिस्ट करेगी तब तक मैं एग्जिस्ट करूंगा, जिस वजह से मुझे हराना नामुमकिन है। और तुम जितने चाहे तुम उतने अटैक कर सकते हो मुझ पर, क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हारे किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन लियम अभी भी यही सोच रहा है कि ड्रैकुला जिंदा नहीं है, तो फिर लियम इसको कैसे हरा सकता है। और अगले ही पल ड्रैकुला लियम पर हमला करके लियम को पकड़ लेता है और लियम को मारने ही वाला होता है, लेकिन ऐन मौके पर लियम अपना दिमाग चलाता है और ड्रैकुला को डस्ट बॉक्स में सील कर देता है। ड्रैकुला कोशिश करता है लेकिन डस्ट बॉक्स से बाहर नहीं आ पाता और फिर लियम सोचता है, ड्रैकुला मेरी मर्जी के बिना डस्ट बॉक्स से बाहर नहीं आ सकता और अब बस ये देखना है कि ड्रैकुला डस्ट बॉक्स में कितने दिन टिक सकता है, क्योंकि डस्ट बॉक्स के अंदर कोई भी लाइफ फोर्स नहीं है। और फिर ड्रैगन रेडन लियम की इस बात के लिए तारीफ करता है कि लियम ने ड्रैकुला को बस एक ही मैजिक स्पेल से हैंडल कर लिया। और लियम कहता है, हम ये लड़ाई जीत चुके हैं और अब मुझे बाकी सबके पास पहुंच जाना चाहिए।
और फिर लियम टेलीपोर्ट होकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचता है और असुना के पूछने पर बताता है कि लियम ने ड्रैकुला को हरा दिया है। और फिर लियम इन वैम्पायर्स की हालत नोटिस करता है और इन दोनों से पूछता है कि आखिर ये वैम्पायर्स इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। लड़कियां बताती हैं कि इन्होंने अचानक हिलना बंद कर दिया। और फिर असुना बस अपनी 2 उंगलियों से एक वैम्पायर का दांत तोड़कर दिखाती है लियम को, और इसका मतलब ये है कि ये सभी वैम्पायर्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। और फिर लियम कहता है इसका मतलब है कि ये सभी वैम्पायर्स ड्रैकुला के कंट्रोल से आजाद हो चुके हैं। और फिर अचानक वैम्पायर्स दर्द से तड़पने लगते हैं और अभी लियम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी रेडन लियम को बताता है ये सब ड्रैकुला की मैजिक पावर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनका शरीर ड्रैकुला की पावर से कंट्रोल हो रहा था और अब इनकी पावर का सोर्स गायब हो चुका है, जिस वजह से ये सब भी गायब हो जाएंगे। और फिर लियम को याद आता है कि ऑल क्लियर मैजिक की मदद से लियम पहले भी एक वैम्पायर को ठीक कर चुका है, जिस वजह से लियम यहाँ पर भी ऑल क्लियर मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू करता है और काफी सारे वैम्पायर्स को ठीक करता जाता है। लेकिन वैम्पायर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि लियम इस तरह से कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन सबको हील नहीं कर सकता। और फिर लियम सोचने लगता है कि कैसे लियम इन सबको बचा सकता है। और तभी लियम के दिमाग में आइडिया आता है और लियम अपने गार्डियन रेडन के आर्मर को इक्विप कर लेता है। और जब लियम गार्डियन रेडन के आर्मर को पहनने के बाद ऑल क्लियर मैजिक का इस्तेमाल करता है तो ये ऑल क्लियर मैजिक सुनामी की तरह दूर दूर तक फैल जाता है, जिस वजह से लियम बस एक ही बारी में सभी वैम्पायर्स को हील कर देता है। और एक साथ इतना सारा मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से लियम बहुत ज्यादा थक जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन जब लियम को होश आता है तो असुना लियम को डांटती है, क्योंकि लियम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखता। और लियम फिर पूछता है उन वैम्पायर्स का क्या हुआ जो ड्रैकुला की पावर से अफेक्ट हो रहे थे। लड़कियां दिखाती हैं कि वो सभी बिल्कुल शांत हैं और ठीक हो चुके हैं, और जो पावर लियम के अंदर से निकल रही थी उसकी मदद से जो वैम्पायर बिल्कुल गायब होने की कगार पर थे वो भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और फिर लियम उन वैम्पायर्स को लाने के लिए कहता है जिनको ड्रैकुला ने वैम्पायर नहीं बनाया, बल्कि वो वैम्पायर पहले से ही वैम्पायर थे। और फिर हम देखते हैं कि सभी वैम्पायर्स को लियम के आगे खड़ा कर दिया गया है और वैम्पायर का लीडर लियम से कहता है बाकी सबको जाने दो, और ये जो कुछ भी हुआ मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए चाहे मेरी जान ले लो लेकिन बाकी सबको छोड़ दो। लियम कहता है मैं यहाँ पर किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमको ड्रैकुला ने कंट्रोल किया था, और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे विलेज को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें सूरज की रोशनी से छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ड्रैकुला की पावर्स के बिना तुम लोग सूरज की रोशनी में जल के मर जाओगे, और या फिर तुम्हें अंधेरे में छुपकर रहना पड़ेगा। और फिर ये सभी बचे कुचे वैम्पायर्स लियम का ऑफर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर लियम इन सबको अपना फैमिलियर बनाकर इनको नाम भी दे देता है, जिस वजह से ये लोग नॉर्मल वैम्पायर से इवॉल्व होकर नोबल वैम्पायर्स बन जाते हैं, और अब ये सूरज की रोशनी से नहीं जलेंगे। और लियम इनके लीडर का नाम एलुकार्ड रखता है। और फिर हम देखते हैं कि 4 दिन बाद ड्रैकुला डस्ट बॉक्स के अंदर से पूरी तरीके से गायब हो चुका है और ड्रैकुला का नामो निशान भी मिट चुका है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 लोग एक क्रिस्टल के अंदर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिसमें लियम ने अकेले ही ड्रैकुला को हरा दिया था। और लियम की पावर को देखकर ये आदमी काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, और ये दूसरे आदमी को लियम पर नजर रखने के लिए कहता है और सोचता है पता नहीं ये कौन है, क्या ये कोई हीरो है या कोई डीमन लॉर्ड है। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय लियम बस थोड़ा आराम कर रहा है, और तभी 2 स्लाइम लियम के पास आते हैं और लियम को एक लकड़ी का गिफ्ट देते हैं। और लियम देखता है कि इन्होंने एक लकड़ी को बिल्कुल इस तरीके से तराश दिया है जो बिल्कुल लियम की तरह दिख रही है, और लियम इस गिफ्ट के लिए इन दोनों को शुक्रिया कहता है। और फिर हम देखते हैं कि विलेज के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस काम के लिए लियम ने रेना को सुपरवाइजर बनाया है, और गाय और उसकी रेस के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पहरा देंगे और क्रिस और बाकी सारे वेयरवुल्फ शिकार करेंगे, क्योंकि ये शिकार करने में काफी माहिर होते हैं। और फिर गाय लियम के पास पहुंचता है और कहता है कुछ इंसान हमारे पास आए हैं और वो बोल रहे हैं कि वो क्वेस्टाडोर देश के व्यापारी हैं, और वो बोल रहे हैं कि वो इस देश के राजा से मिलना चाहते हैं, और इसी वजह से ये बात बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। लियम ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, और मैं कोई राजा नहीं हूँ। गाय कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि तुम हमारे मास्टर हो और इस जमीन के राजा हो। लियम कहता है लेकिन ये कब हुआ। और फिर गाय चिल्लाकर सभी से कहता है मैं लियम को इस जमीन का राजा मानता हूँ, और क्या किसी को भी इस बात से कोई दिक्कत है। और गाय की बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं ये बात साफ है कि लियम हमारा राजा है, और इसमें तो कोई पूछने की बात भी नहीं है।
और लोगों का ऐसा सपोर्ट देखकर लियम थोड़ा हैरान हो जाता है। और तभी अचानक ड्रैगन रेडन इन सबके सामने आता है और कहता है, मैं द गोल्डन ड्रैगन रेडन इस बात की अनाउंसमेंट करता हूँ कि लियम इस देश का राजा है। और ड्रैगन रेडन की बात को सुनकर यहाँ खड़े हुए सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस स्कारलेट के बुलाने पर लियम टेलीपोर्ट करके अभी अभी प्रिंसेस स्कारलेट के पास पहुंचा है। और प्रिंसेस स्कारलेट लियम को बताती हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से किंगडम ऑफ जमील को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हालांकि ये बात साफ है कि राजा और उनके कुछ मंत्री हमसे कुछ बात छुपा रहे हैं और वो तुम्हारे देश को भी कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हमसे बातें क्यों छुपा रहे हैं। और प्रिंसेस स्कारलेट की बात सुनने के बाद लियम गार्डियन रेडन से पूछता है कि आखिर किंगडम ऑफ जमील हमसे क्या छुपा रहा है, लेकिन रेडन लियम को कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से प्रिंसेस स्कारलेट को लगता है कि ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रेडन इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। और फिर लियम कहता है, तुम्हारा ये पता लगाना काफी है कि किंगडम ऑफ जमील हमारी जमीन को कब्जा नहीं करना चाहता, और वैसे अब तुम क्या करोगी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, नहीं, मैं यही रहना चाहूंगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करूंगी। और फिर लियम टेलीपोर्ट करके वापस अपने देश में पहुंच जाता है और ड्रैगन रेडन से कहता है, रेडन मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि जमील किंगडम हमसे क्या छुपा रहा है, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलते, जिस वजह से तुमने चुप रहना ही सही समझा। और रेडन फिर लियम को उस जगह पर जाने के लिए कहता है जहां पर इनको गार्डियन रेडन का बैटल मैजिक आर्मर मिला था। और यहां पहुंचने के बाद रेडन लियम को इस जगह को मैजिक से भरने के लिए कहता है। और फिर लियम जैसे ही इस जगह को पूरी तरीके से मैजिक से भर देता है, वैसे ही कुछ सीढ़ियां लियम के सामने आ जाती हैं। और फिर लियम सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक कमरे में पहुंचता है और कहता है, ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ और मुझे लग रहा है कि ये कमरा भी बिल्कुल मेरी अंगूठी की तरह एक एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस है। फिर रेडन कहता है, हाँ बिल्कुल, ये जगह एक एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस है और मैंने यहाँ पर काफी सारे एंशिएंट और फॉरबिडन स्पेल्स इकट्ठा कर रखे हैं। और ये एंशिएंट और फॉरबिडन स्पेल्स वाली बात सुनकर लियम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर रेडन आगे कहता है, ये जगह तो बस पहला पड़ाव है और जैसे जैसे तुम्हारी मैजिक पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम और भी ज्यादा सील तोड़ते जाओगे। और फिर लियम अपनी अंगूठी के अंदर यहाँ लिखे हुए मैजिक स्पेल सेव कर लेता है। और फिर लियम अपने क्लोन का इस्तेमाल करके एंशिएंट मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस करना चालू करता है और बस कुछ ही समय में इनको इस्तेमाल करना सीख जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी लियम अपने क्लोन के साथ मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और लियम का क्लोन लियम के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर गिराता है, लेकिन लियम एक एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड। और इस शील्ड से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर लियम सोचता है, एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड एक ऐसा मैजिक है जिसकी मदद से मैं कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा एक सिंगल फिजिकल अटैक रोक सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे ऊपर एक साथ एक से ज्यादा फिजिकल अटैक होंगे तो तब मुझे इस स्पेल को एक साथ काफी बार इस्तेमाल करना होगा। और फिर रेडन कहता है, लियम तुमने अच्छा काम किया और अगले फ्लोर पर एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड है और वो मैजिक स्पेल बिल्कुल एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड की तरह ही है, बस वो तुमको मैजिक से प्रोटेक्ट करेगा। रेडन की ये बात सुनने के बाद लियम कहता है, मुझे लगता है कि मैं एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड को अभी परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि इस स्पेल के अंदर मुझे फिजिकल की जगह बस मैजिकल का इस्तेमाल करना है। और लियम फिर फोकस करके इस मैजिक स्पेल को क्रिएट करने लगता है और बस थोड़ी ही देर में लियम एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड को परफॉर्म कर पाता है। और लियम को ऐसा करते देख रेडन लियम की काफी ज्यादा तारीफ करता है और सोचता है, पिछली कई सेंचुरीज में कोई भी इंसान जो काम नहीं कर पाया है वो लियम ने बस थोड़े ही समय में कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी अनदर वर्ल्ड के अंदर लियम अपने अंदर से मैजिक निकाल रहा है, जिस वजह से रेडन लियम से पूछता है कि लियम आखिर कर क्या रहा है। और फिर लियम रेडन को बताता है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ जिससे मैं अपने आसपास मैजिक को सेंस कर पाऊँ और सही समय पर अपना डिफेंस कर पाऊँ। और फिर लियम टेलीपोर्ट होकर गाय के पास पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पर बाहर से काफी सारे लोग आए हैं। और लियम के पूछने पर गाय बताता है, ये लोग कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा से हैं और किसी जरूरी काम की वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं। और लियम फिर इन लोगों से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और ये आदमी जिसका नाम एक्स ब्लास्ट है खुद को लियम से इंट्रोड्यूस करता है। और लियम फिर इससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? एक्स ब्लास्ट बताता है, मुझे यहाँ पर मेरे किंग ने भेजा है और वो चाहते हैं कि आपकी शादी लेडी फ्लोरा से हो जाए। और फिर एक्स ब्लास्ट लेडी फ्लोरा को बाहर आने के लिए कहता है और लेडी फ्लोरा लियम के सामने आ जाती हैं और सही में लेडी फ्लोरा बहुत खूबसूरत हैं। और फिर एक्स ब्लास्ट लियम से कहता है, अगर आप चाहें तो
आप अभी लेडी फ्लोरा का हाथ थाम सकते हैं। और ये बात सुनकर लियम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिस वजह से लियम इस बात को टालने लगता है और एक्स ब्लास्ट से सिटी में चलकर बात करने के लिए कहता है। लेकिन एक्स ब्लास्ट को ये सुनकर ऐसा लगता है कि लियम ने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद लियम और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अचानक लियम खतरा सेंस करता है और एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड का इस्तेमाल करता है और एक काफी बड़ा फायर अटैक आकर लियम से टकराता है, लेकिन लियम इसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन लियम के ब्लॉक करने के बावजूद भी काफी लोग इस हमले की चपेट में आ जाते हैं और फिर लियम कहता है आखिर ये किस तरीके का हमला था। और फिर रेडन लियम को बताता है ये सुसाइड एलिमेंट था और ये एक मैन मेड मॉन्स्टर है। और लियम तुम अगर थोड़ा सा भी धीरे रिएक्ट करते तो अब तक ये लड़की मर चुकी होती। और लियम तुम्हें अब इस बात पे गौर करना चाहिए कि यहाँ पर कौन नहीं है। और लियम फिर नोटिस करता है कि एक्स ब्लास्ट गायब हो चुका है, जिस वजह से लियम और रेडन दोनों को एक्स ब्लास्ट के ऊपर शक है कि ये काम एक्स ब्लास्ट ने ही किया होगा। फिर लियम जल्दी से टेलीपोर्ट करके प्रिंसेस स्कारलेट को यहाँ पर ले आता है, क्योंकि लियम को उम्मीद है कि शायद प्रिंसेस स्कारलेट को इस सब के बारे में कुछ पता हो। और फिर लियम प्रिंसेस स्कारलेट को बताता है कि ये लेडी फ्लोरा है, लेकिन प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं मैंने फ्लोरा नाम की नोबल लेडी के बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना है। और फिर लियम कहता है अभी अभी यहाँ पर एक एक्स ब्लास्ट नाम का आदमी था और उसने कहा था कि वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा से है और वहाँ के राजा चाहते हैं कि वो मेरी शादी लेडी फ्लोरा से करवाएं। प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं मैं एक्स ब्लास्ट के बारे में जानती हूँ और वो प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा के लिए सीक्रेट मिशंस करता है। और फिर लियम प्रिंसेस स्कारलेट को सुसाइड एलिमेंट के हमले के बारे में बताता है, जो सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं मैं समझ गई कि वो क्या चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लेडी फ्लोरा यहाँ पर मर जाए और इसका ब्लेम वो तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, जिसके बाद वो इस देश पर हमला कर देंगे। और फिर लेडी फ्लोरा को होश आने लगता है, जिसके बाद प्रिंसेस स्कारलेट लेडी फ्लोरा को देखकर पहचान लेती हैं कि ये ग्रैंड ड्यूक की नाजायज औलाद है, जिस वजह से इसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा गया था। और फिर होश में आने के बाद लेडी फ्लोरा कहती हैं मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे आसपास रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लियम कहता है तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं किसी भी मैजिकल अटैक को ब्लॉक कर सकता हूँ। और फिर लेडी फ्लोरा कहती हैं ये बात नहीं है और देखो कि मैं पहले से ही कर्स हूँ और अगर मैं किसी एक्सप्लोजन से नहीं मरूंगी तो मैं इस कर्स की वजह से तो मर ही जाऊंगी। और फिर लियम आगे बढ़ता है और लेडी फ्लोरा का हाथ पकड़कर ऑल क्लियर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे लेडी फ्लोरा के ऊपर से कर्स खत्म हो जाता है। और लेडी फ्लोरा फिर लियम से कहती हैं ये तो कमाल हो गया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि इसको हटाना नामुमकिन है। लियम लेडी फ्लोरा से पूछता है आखिर तुम्हारे ऊपर किस तरीके का कर्ज था। लेडी फ्लोरा बताती हैं मुझे बताया गया था कि इस कर्ज की वजह से लोग ट्रांसफॉर्म होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं और उस आदमी का कहना मानने लगते हैं जिसने ये कर्ज किया होता है। और फिर रेडन लियम को बताता है इन्होंने घोल लिक्विड का इस्तेमाल किया है और ये एक कर्ज आइटम है, और क्या तुम्हें इस सब से कुछ याद आ रहा है। और फिर लियम सोचने लगता है और लियम को याद आता है कि ड्रैकुला की सिचुएशन भी कुछ इस तरह की ही थी। फिर लेडी फ्लोरा लियम से पूछती हैं अब मुझे क्या करना चाहिए। लियम कहता है तुम हमारे साथ रह सकती हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा के लोगों को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय प्रिंसेस स्कारलेट और लियम आपस में मीटिंग कर रहे हैं और प्रिंसेस स्कारलेट लियम से कहती हैं बाकी सभी देश तुम्हारे देश को काफी कमजोर समझ रहे हैं और अब तुम्हें अपने देश की पावर शो करनी चाहिए। लियम पूछता है क्या ऐसा करने के लिए मुझे किसी से लड़ाई करनी होगी। प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं आपको अपने देश की करेंसी इशू कर देनी चाहिए और ये वो बैटल मैजिक आर्मर है जो आपने मेरे लिए बनाया था और इसकी इतनी परफेक्ट शेप देखते के साथ मैं समझ गई थी कि आपको अपनी करेंसी को इशू कर देना चाहिए। लियम पूछता है आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। और प्रिंसेस स्कारलेट फिर लियम को 3 सिक्के दिखाती हैं और लियम देखता है कि इन तीनों सिक्कों की क्वालिटी एक जैसी अच्छी नहीं है। और प्रिंसेस स्कारलेट बताती हैं कि जिस कॉइन की क्वालिटी सबसे अच्छी है वो ओरिजिनल कॉइन है और बाकी सब इसकी कॉपीज हैं, और जो देश जितनी अच्छी कॉपीज बना पाता है उससे उसकी टेक्निकल पावर और उसकी ताकत का आइडिया लगता है। फिर लियम कहता है तो इसका मतलब है कि अगर मैं कॉइन्स बनाऊंगा और उन सबकी क्वालिटी ओरिजिनल कॉइन जितनी अच्छी होगी तो उससे हमारे देश की ताकत का पता चलेगा। प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं हाँ बिल्कुल, और ताकत दिखाने का ये तरीका जंग करने से काफी बेहतर है। लियम कहता है तो ठीक है फिर मैं ये काम करूंगा। और फिर लियम अपने मैजिक और स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके काफी सारे सिल्वर कॉइन बना देता है और इन सिक्कों को देखकर प्रिंसेस स्कारलेट भी कहती हैं सही में इन सभी सिक्कों की क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर अगले सीन में जोडी और असुना लियम के देश के सिक्के जमील किंगडम के मर्चेंट के पास ले जाती हैं, जिससे इन्हें इनका एक्सचेंज रेट पता चल जाए।
और ये जमील किंगडम का मर्चेंट इन सिक्कों की क्वालिटी की बहुत तारीफ करता है, लेकिन जब ये लियम के देश के कॉपर के सिक्के देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने कभी भी इतने अच्छे कॉपर के सिक्के नहीं देखे हैं। और फिर ये मर्चेंट इन कॉपर के सिक्कों की प्योरिटी के बारे में पूछता है और जोडी और असुना बताती हैं कि ये 50% प्योर हैं। और ये सुनकर ये मर्चेंट फिर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि इस एक कॉपर के सिक्के की कीमत जमील किंगडम के 3 कॉपर के सिक्कों के बराबर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी लियम के पास एक लेटर आया है, और जैसे ही लियम इस लेटर को देखता है लियम का मूड खराब हो जाता है और प्रिंसेस स्कारलेट लियम के मूड खराब होने की वजह पूछती है और लियम प्रिंसेस स्कारलेट को ये लेटर दिखाता है। और प्रिंसेस स्कारलेट देखती हैं कि ये लेटर एल्ब्रिवेट ने भेजा है और इस लेटर में लियम से एल्ब्रिवेट ने काफी बदतमीजी से बात करी है और लियम को अपने घर आने का ऑर्डर दिया है, जिससे एल्ब्रिवेट लियम के देश के साथ एक बिजनेस डील कर सके। और ये लेटर पढ़ने के बाद प्रिंसेस स्कारलेट को एल्ब्रिवेट के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लियम प्रिंसेस स्कारलेट को समझाता है और गुस्सा करने के लिए मना करता है। और लियम फिर पूछता है कि इन्हें इस लेटर को लेकर क्या करना चाहिए, और प्रिंसेस स्कारलेट इस लेटर को फाड़ते हुए कहती हैं, आपको एल्ब्रिवेट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो हैमिल्टन फैमिली का हेड भी नहीं है, और अगर ये लेटर हैमिल्टन फैमिली के हेड की तरफ से आया होता तो आपका इस लेटर का जवाब देना बनता। और फिर अगले सीन में लियम का बड़ा भाई ब्रूनो बिजनेस के सिलसिले में लियम के देश में आया है, और ये लियम की देश की डेवलपमेंट को देखकर काफी हैरान है, क्योंकि इसने नहीं सोचा था कि जिस देश को लैंड ऑफ मॉन्स्टर्स कहा जाता है वो इतना डेवलप होगा। और फिर ये तीनों एक साथ मीटिंग करने के लिए बैठते हैं और ब्रूनो लियम से कहता है, किंग लियम मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली को अपने देश के साथ ट्रेड करने की परमिशन दे दें। और लियम फिर ब्रूनो को देखकर सोचता है, एल्ब्रिवेट किसी फैमिली का हेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरे से काफी बदतमीजी से बात करी, और ब्रूनो जो एक गरीब फैमिली का हेड है वो कितनी पोलाइटली मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है। और फिर प्रिंसेस स्कारलेट से सलाह लेने के बाद लियम ब्रूनो की फैमिली को परमिशन दे देता है कि वो लियम के देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और फिर ब्रूनो यहाँ से चला जाता है और प्रिंसेस स्कारलेट भी ब्रूनो की काफी तारीफ करती हैं। और फिर अगले सीन में लियम अब अनदर वर्ल्ड के अंदर है और रेडन लियम को बताता है कि तुम्हारे देश के ऊपर जरूर कोई ना कोई हमला जरूर करेगा, जिस वजह से तुम्हें हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, और तुम्हें अपने मैजिक को सिर्फ मैजिक स्पेल की तरह नहीं बल्कि ताकत की तरह भी इस्तेमाल करना होगा। और फिर रेडन ह्यूमन फॉर्म में लियम की बॉडी से बाहर आ जाता है और लियम ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि रेडन बिल्कुल एक लड़की की तरह दिख रहा है। रेडन कहता है, अब तुम ध्यान से देखो जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और फिर रेडन अपनी पूरी बॉडी में मैजिक पावर भर के मैजिक को स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करता है और काफी ऊंची ऊंची छलांग मारता है। और फिर रेडन लियम को भी यही करने के लिए कहता है, जिसके बाद लियम भी अपनी बॉडी के अंदर मैजिक पावर भर के ऊंची छलांग मारता है, लेकिन लियम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बस जैसे तैसे खुद को बुरी तरीके से गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद रेडन लियम के ऊपर बबल्स लगा देता है और इन बबल्स के अंदर लियम को मैजिक भरने के लिए कहता है। और लियम को इसमें शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स में लियम इसको मास्टर कर लेता है और अब लियम अपने मैजिक को पहले से भी और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जो देखकर रेडन कहता है, जब मैजिक की बात आती है तो तुम सही में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। और फिर अब रेडन और भी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके लियम को मैजिक की प्रैक्टिस करवा रहा है। और काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद रेडन कहता है, लियम अब तुम एक साथ जितने ज्यादा मैजिक स्पेल कर सकते हो उतने ज्यादा मैजिक स्पेल करो। और लियम अब पहले से काफी ज्यादा मैजिक स्पेल कर सकता है और ये देखकर लियम काफी सरप्राइज हो जाता है और रेडन से पूछता है, ये कैसे हुआ, क्योंकि मेरे अंदर मैजिक पावर तो अभी भी पहले जितनी ही है। रेडन बताता है, तुम ऐसा इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि अब तुम अपने मैजिक को और ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करना सीख चुके हो और अब तुम एक साथ पहले से डबल मैजिक स्पेल्स कर सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी लियम अपने देश के टॉप ऑफिशियल्स के साथ अपनी देश के मैनेजमेंट को लेकर मीटिंग कर रहा है। रेना बताती है, नॉर्थ साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। लियम कहता है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा और अब क्या किसी और को कुछ और रिपोर्ट करना है। रेना कहती है, हमारे पास पानी और नमक का काफी बड़ा इशू है क्योंकि हम इस काम के लिए पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करते हैं। लियम ये बात सुनकर असुना कहती है, लियम मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास इतना नमक और पानी आता कहाँ से है। लियम बताता है, मुझे ये पानी समंदर से मिलता है जिसे मैं आइटम बॉक्स की मदद से यहाँ पर ले आता हूँ। असुना कहती है, क्या कोई ऐसा तरीका बेहतर नहीं रहेगा जिसमें तुम्हें खुद हर बार इन्वॉल्व ना होना पड़े। फिर जोडी भी कहती है कि हमें पानी लाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेना चाहिए। लियम कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं पानी लाने के लिए किसी दूसरे तरीके के बारे में सोचता हूँ।
और फिर इस मीटिंग के खत्म होने के बाद असुना लियम से कहती है, और क्या अगर हमारे पास एक समंदर होगा तो क्या पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी? लियम कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, यहाँ पर समंदर ना होने की वजह भी ड्रैगन गॉड रेडन ही है। असुना पूछती है, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, काफी समय पहले ये जगह भी समंदर से जुड़ी हुई थी, लेकिन 3 ड्रैगन्स की जंग के दौरान ड्रैगन गॉड रेडन ने एक काफी बड़ा जमीन का टुकड़ा समंदर पर गिरा दिया, जिससे प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा देश बन गया और इस जगह का कनेक्शन समंदर से टूट गया। और ये बात सुनकर लियम और असुना बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बात सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी अनदर वर्ल्ड के अंदर लियम रेडन से कहता है, रेडन, असुना ने कहा है कि अगर हमारे पास समंदर होगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेडन कहता है, क्या तुम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई स्पेल नहीं सोच पा रहे? लियम कहता है, स्पेल तो मेरे पास है, लेकिन उस स्पेल से जमीन की शेप को बहुत बड़े लेवल पर चेंज करना होगा, लेकिन इतनी मैजिकल पावर मेरे पास नहीं है। रेडन कहता है, क्या तुम इस जगह को समंदर से जोड़ने की सोच रहे हो? लियम कहता है, अगर तुम अपनी मैजिकल पावर मुझे उधार दोगे तो ये काम हो सकता है। रेडन कहता है, मैं तुम्हें अपनी मैजिकल पावर उधार नहीं दूंगा, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बता देता हूँ कि अगर तुम इस प्रॉब्लम को उस लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश करोगे जिस लेवल पर तुम्हारी मैजिकल पावर है, तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लियम खुश होकर कहता है, ठीक है, फिर मैं ऐसा ही करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और असुना कहती है, लियम, ये तो एक समुंदर है। और अब लियम ने इनकी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और असुना इस पानी को पीकर कहती है, ये नमकीन है और सही में समंदर का पानी है। और क्या लियम, तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया? लियम कहता है, मैंने आइटम बॉक्स की मदद से समंदर को और इस जगह को कनेक्ट कर दिया है, जिस वजह से हमारे पास पानी की दिक्कत नहीं होने वाली। प्रिंसेस स्कारलेट लियम से कहती हैं, सही में मास्टर, आप बहुत ही ज्यादा कमाल के इंसान हैं। और फिर इस समंदर के पानी को देखकर असुना के दिमाग में आइडिया आता है और असुना कहती है, आज मौसम काफी अच्छा है, तो क्यों ना हम सब लोग साथ में यहाँ पर स्विमिंग करें। प्रिंसेस स्कारलेट असुना को ऐसा करने के लिए मना करती हैं, लेकिन जब असुना प्रिंसेस स्कारलेट के कान में धीरे से अपना प्लान बताती है तो प्रिंसेस स्कारलेट शर्माकर इसके लिए एग्री कर जाती हैं। और प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, मास्टर, प्लीज हमें यहाँ पर स्विमिंग करने की परमिशन दे। लियम कहता है, हाँ कर लो, मुझे स्विमिंग से कोई दिक्कत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी यहाँ पर काफी लड़कियां स्विमिंग कर रही हैं, जो देखकर लियम कहता है, ये सब क्या हो रहा है? और फिर जब लड़कियां लियम से पूछने लगती हैं कि वो कैसी लग रही हैं, तो लियम थोड़ा शर्मा जाता है। और तभी अचानक क्रिस भागते हुए आती है और लियम पर कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और पूछती है कि वो इस स्विम सूट में कैसी दिख रही है। और लियम फिर बारी बारी सभी लड़कियों की तारीफ करता है, पानी में एंजॉय करता है और वॉलीबॉल भी खेलता है। और फिर अगले सीन में लियम देखता है कि एक आदमी प्रिंसेस स्कारलेट से कुछ कह रहा है और उस आदमी के जाने के बाद प्रिंसेस स्कारलेट काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। और लियम प्रिंसेस स्कारलेट से पूछता है, स्कारलेट, क्या बात हो गई? कुछ गड़बड़ है क्या? प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, मुझे अभी अभी काफी ज्यादा बुरी खबर पता चली है और जमील किंगडम के आईजी रीजन में सूखा पड़ चुका है और वो जगह मेरी माँ का होमलैंड है। लियम कहता है, तो फिर उनको पानी की जरूरत होगी, तो क्यों ना हम आइटम बॉक्स का इस्तेमाल करके उन तक पानी पहुंचा दे। और वैसे भी जमील किंगडम हमारा पड़ोसी देश है और हमें उनके साथ रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, तो ठीक है, फिर मैं इस ऑफर के बारे में जमील किंगडम के किंग को बता देती हूँ। और फिर अगले सीन में अब लियम बैरल में पानी इकट्ठा कर रहा है, जिससे जमील किंगडम के आईजी रीजन की मदद की जा सके। तभी रेडन लियम से कहता है, विलियम, जो तुम कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन जब इंसान का स्टेटस काफी ऊंचा होता है तो उसका घमंड भी काफी बढ़ जाता है, जिस वजह से वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। लियम कहता है, क्या सही में ऐसा होता है? रेडन कहता है, एल्ब्रिवेट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये सुनकर लियम सोचता है, एल्ब्रिवेट का नाम सुनने के बाद रेडन की बात बिल्कुल लॉजिकल लग रही है। और फिर लियम कहता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि जमील किंगडम का राजा भी एल्ब्रिवेट जैसा हो सकता है? रेडन कहता है, तुम्हारा किसी को बहुत ज्यादा मदद करना भी बाद में तुमको काफी प्रॉब्लम्स दे सकता है। और फिर अगले सीन में प्रिंसेस स्कारलेट लियम को बताती हैं, मुझे माफ करना, लेकिन जमील किंगडम के राजा ने आपकी मदद लेने से साफ मना कर दिया। लियम कहता है, कोई बात नहीं, और वैसे उन्होंने मना करने की क्या वजह दी? प्रिंसेस स्कारलेट बताती हैं, राजा ने कहा कि इस लेवल के डिजास्टर को हमारा देश खुद हैंडल कर सकता है। लियम पूछता है, क्या उन्होंने बताया कि वो इसको कैसे हैंडल करेंगे? प्रिंसेस कहती हैं, नहीं, उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया और अब उस इलाके के लोग एरिया खाली करके वहाँ से भाग रहे हैं। तभी रेडन कहता है, तो क्यों ना हम वहाँ पर बारिश करवा दें।
लियम पूछता है, क्या तुम सही में ऐसा कर सकते हो? रेडन कहता है, जो होली मैजिक के हाईएस्ट लेवल के स्पेल्स होते हैं वो मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनकर लियम की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, लेकिन फिर भी लियम कहता है, मैं इन मैजिक स्पेल्स को बाद में सीखूंगा क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को किसी और तरीके से सॉल्व करना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में अब लियम ने ब्रूनो को बुलाया है और लियम ब्रूनो से कहता है, तुम जमील किंगडम के एक नोबल हो और तुम वहाँ पर डिजास्टर रिलीफ का तो काम कर ही सकते हो ना? ब्रूनो कहता है, हाँ बिल्कुल, और डिजास्टर रिलीफ का काम करने को एक अकम्पलिशमेंट माना जाता है और ऐसा करने से मेरे फैमिली का स्टेटस और भी ऊंचा हो जाएगा। और क्या तुमने मुझे यहाँ पर जो आईजी रीजन में सूखा पड़ा है उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया है? लियम कहता है, हाँ ऐसा ही है, लेकिन जमील किंगडम के राजा ने मेरी मदद लेने से साफ मना कर दिया है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम पानी पहुँचाने का काम करो। और फिर लियम आइटम बॉक्स के अंदर से एक पानी का बैरल निकालता है और कहता है, तुम्हें ये पानी के बैरल लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। ब्रूनो कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया और ये काम तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और फिर अगले सीन में रेडन लियम को बताता है कि जमील किंगडम के लोग लियम पर नजर रख रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि लियम जमील किंगडम के एजी रीजन में जाए। लियम कहता है, मैं आज तक एजी में नहीं गया हूँ, जिस वजह से मैं सीधा वहाँ पर टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता। और फिर लियम के दिमाग में आइडिया आता है कि लियम अपने इल्यूजन को चुपके से एजी में भेज सकता है। और लियम फिर अपने इल्यूजन की पहचान छुपाने के लिए उसको अपना फैमिलियर बनाकर उसको इवॉल्व कर देता है और उसका लुक पूरी तरीके से बदल देता है और उसको एक लड़की बना देता है जिसका नाम एमिलिया है। और अमीलिया भी लियम की तरह मैजिक स्पेल कर सकती है, जो देखकर लियम कहता है, अमीलिया की मदद से हम लोग बिना जमील किंगडम को पता चले एजी तक पानी पहुंचा देंगे। और फिर अमीलिया एजी रीजन में पानी पहुंचाने के लिए पैदल ही निकल पड़ती है। और अब लियम के करेंसी इशू करने के बाद और ब्रूनो के साथ ट्रेड शुरू करने के बाद यहाँ पर और भी ज्यादा मर्चेंट्स आने लगे हैं, जिस वजह से यहाँ पर चहल पहल काफी बढ़ चुकी है। और लियम को उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो हो सकता है कि ये जगह ट्रेड सेंटर बन जाए। लेकिन अभी भी जमील किंगडम के जासूस लियम पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि जमील किंगडम नहीं चाहता कि लियम आईजी रीजन तक पहुंचे। और अभी आईजी रीजन में सूखा पड़ा हुआ है और लियम ने अपना एक क्लोन आईजी रीजन में पानी पहुंचाने के लिए भेज दिया है। और फिर इन जासूसों की वजह से लियम सोचता है, जब तक मेरा क्लोन आईजी रीजन में पानी पहुंचा नहीं देता तब तक मुझे यहीं पर रहना होगा और इन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करके रखना होगा। फिर अगले सीन में लियम चैड और उसके लोगों के पास पहुंचता है क्योंकि लियम ने यहाँ पर पक्का रोड बनाने का फैसला किया है। और लियम अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर गड्ढा करवाने लगता है। और रेडन लियम को बताता है, तुम 3 तरीके से अपना रोड बनवा सकते हो, पहला स्टोन से, दूसरा ब्रिक्स से और तीसरा एक स्पेशल तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल करके जो ज्यादा गर्म करने पर जलने लगती है लेकिन ठंडी होने के बाद बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। लियम डिसाइड करता है कि लियम तीसरे तरीके की रोड बनाएगा क्योंकि इसमें लियम अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर अब अगले सीन में इन्होंने स्पेशल तरीके की मिट्टी इकट्ठी कर ली है और जो गड्ढा स्पिरिट्स ने किया है ये उसके अंदर उस मिट्टी को भरना शुरू करते हैं। और फिर गड्ढे के भरे जाने के बाद लियम इन फायर टाइप स्पिरिट्स को समन करता है जो इस मिट्टी को जलाने लगते हैं। और जब ये मिट्टी काफी देर जलने के बाद ठंडी हो जाती है तब यहाँ पर एक काफी कमाल का रोड बन जाता है। और ये देखकर लियम बहुत खुश होता है कि लियम की टेक्निक ने काफी अच्छे से काम किया है। लेकिन जो जासूस लियम की जासूसी कर रहे थे वो इस रोड को देखकर काफी दंग रह जाते हैं क्योंकि इतने सारे काम को करने में आमतौर पर बहुत ज्यादा समय लगता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर के सारे रोड बन चुके हैं और लियम डिसाइड करता है कि अब वो उन रोडों को बनाएगा जो शहर के बाहर जाते हैं क्योंकि शहर की तरफ आते वक्त कई बार घोड़ा गाड़ियां गड्ढे में फंस जाती हैं, जिस वजह से समय पर सामान यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। और फिर अगले सीन में ये लोग शहर से बाहर जाने वाले रोडों पर भी काम करना चालू कर देते हैं और बस थोड़े ही समय में ये काफी लंबा रोड बना देते हैं। और इतनी तेजी से काम होता हुआ देखकर ये जासूस काफी हैरान हैं। और फिर अगले दिन भी बाकी सब लोग रोड बनाने का काम कंटिन्यू करते हैं और इस दौरान लियम थोड़ा आराम करने का फैसला करता है और एक रस्सी को 2 पेड़ों से बांधकर उसके ऊपर लेटने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस ना बनने की वजह से लियम जमीन पर गिर जाता है। तभी रेडन कहता है, मैं समझ गया कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। लियम कहता है, बिल्कुल सही, और जो ट्रेनिंग तुमने मुझको दी थी उससे मैं ये समझ चुका हूँ कि अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर मैजिक भर दूं तो मैं लेट कर भी इस रस्सी के ऊपर बैलेंस कर सकता हूँ और ऐसा करने पर मैं सोते हुए भी अपनी मैजिक की ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन तभी लियम दोबारा इस रस्सी से गिर जाता है और फिर थोड़ी और देर प्रैक्टिस करने के बाद लियम अब इस रस्सी के ऊपर अपना बैलेंस बना पा रहा है। तभी रेडन कहता है,
तो अब तुम मैजिक के अंदर वो चीज नोटिस कर पा रहे हो ना? लियम जल्दी से खड़े होकर कहता है, हाँ, और अब मैं मैजिक के अंदर छोटे छोटे चेंजेस भी डिटेक्ट कर पा रहा हूँ जो मैं पहले डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फिर रेडन बताता है, लोगों की मैजिक की वेवलेंथ उनके एरिया के हिसाब से होती है, जिसका मतलब है कि हर एरिया के लोगों की मैजिक की वेवलेंथ दूसरे एरिया के लोगों की मैजिक की वेवलेंथ से बिल्कुल अलग होती है। ये बात सुनते के साथ लियम मैजिक डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है और बस कुछ ही सेकंड्स में लियम समझ जाता है कि बाकी के तीनों देशों के जासूस लियम के देश में जासूसी कर रहे हैं। और जासूसों के बारे में जानकर लियम थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर रेडन लियम से कहता है कि इस मामले में एक चीज अच्छी है कि तुम्हें ये पता है कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुम्हें उनके बारे में पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम प्रिंसेस स्कारलेट से पूछता है कि जमील पाल्टा और क्विस्टाडोर देश की मिलिट्री फोर्स कितनी है। प्रिंसेस स्कारलेट बताती हैं कि अगर वो हमारे देश पर हमला करना चाहेंगे तो जमील और पाल्टा देश के पास 40-40 हजार सोल्जर हैं और क्विस्टाडोर देश के पास पूरे 50,000 सोल्जर हैं। और ये बात सुनकर लियम कहता है, ये तो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अगर हम अपने देश के सिविलियंस को भी जोड़ लें तो हम 10,000 से ज्यादा नहीं हैं। और अगर हम अपने नए मैजिक बैटल आर्मर का इस्तेमाल भी करें तो भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी रेडन लियम से कहता है कि अगर सारे सोल्जर्स के पास ओरिजिनल बैटल मैजिक आर्मर होगा तो वो मुकाबला कर सकते हैं। लियम कहता है, मैं नई मैजिक बैटल आर्मर बना सकता हूँ, लेकिन ओरिजिनल मैजिक बैटल आर्मर मेरे आर्मर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे अपनी हर चाल काफी संभल के चलनी होगी। प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, आप फॉरेन पॉलिसी का काम मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, लेकिन अभी भी लियम बाकी देशों की ताकत और उनके जासूसों को लेकर थोड़ी टेंशन में है। और तभी लियम के पास एक आइडिया आता है और लियम अपने मैजिक डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है और अचानक लियम को एक अलग तरह की मैजिक पावर सेंस होती है। फिर लियम जल्दी से टेलीपोर्ट करके उस मैजिक पावर की जगह पर पहुंच जाता है और अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके उस जगह पर एक काफी गहरा गड्ढा कर देता है। और फिर इस गड्ढे के अंदर घुस के लियम को हाई मिथरल एलिमेंट मिल जाता है और ये वही एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल करके लियम ओरिजिनल मैजिक बैटल आर्मर बना सकता है। और रेडन कहता है, तुम इसका इस्तेमाल करके सबके लिए मैजिक बैटल आर्मर बना सकते हो। फिर लियम कहता है, और अगर मैं उन ओरिजिनल बैटल मैजिक आर्मर को स्पिरिट से पोजेस करवा दूं तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फिर लियम स्कारलेट से ये बात फैलाने के लिए कहता है कि बाकी तीनों देशों को बता दो कि हमको एक हाई मिथरल की खदान मिली है और उसका इस्तेमाल करके हमारे सभी सोल्जर्स के पास बैटल मैजिक आर्मर होने वाला है और उसके बाद भी हम पर काफी सारा हाई मिथरल एलिमेंट बच जाएगा। और अब खदान में से इन्होंने हाई मिथरल को निकालने का काम चालू कर दिया है, जिसके बाद इनके पास काफी सारा हाई मिथरल इकट्ठा हो चुका है। फिर लियम रेना से पूछता है कि आप ज्यादातर एल्व्स मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। रेना बताती है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद ज्यादातर सभी स्पीसीज के लोग मैजिक कास्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ग्रिमोर नहीं है। ये बात सुनते के साथ लियम के दिमाग में आइडिया आता है कि लियम एक काफी बड़े लेवल पर एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस बनाएगा जो ग्रिमोर की तरह काम करेगा और उसके ऊपर बाकी सभी लोग एक साथ मैजिक की प्रैक्टिस कर पाएंगे। और लियम फिर रेना को अपने साथ टेलीपोर्ट करके शहर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद लियम अपने स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके रोड उखड़वाता है और उस जगह पर हाई मिथरल की एक लेयर बिछवा देता है और उसके ऊपर रोड को दोबारा बनवा देता है। रेना पूछती है, लियम आप ये सब क्या कर रहे हो? लियम फिर रेना को उस नए बने रोड पर खड़े होने के लिए कहता है और रेना फिर उस रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है और बस कुछ ही सेकंड्स बाद रेना को एक काफी अलग सी एनर्जी फील होती है। और अब रेना को एक साथ काफी ज्यादा मैजिक स्पेल्स दिख रहे हैं और रेना अचानक आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और रेना ये देखकर हैरान हो जाती है कि रेना सही में आइस मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही है। और रेना फिर लियम से पूछती है कि वो ये स्पेल कैसे कर पाई और फिर लियम बताता है, मैंने हाई मिथरल का इस्तेमाल करके सड़क को एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस में बदल दिया और उसके अंदर कुछ मैजिक स्पेल को सेव कर दिया और अगर मैं ये चीज थोड़े बड़े लेवल पर कर पाऊं तो इस शहर के अंदर कोई भी इंसान कोई भी मैजिक स्पेल सीख सकता है। ये बात सुनते के साथ रेना लियम की बहुत तारीफ करती है, लेकिन लियम कहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हम लोगों को इन सारी सड़कों को दोबारा बनाना पड़ेगा। और फिर अब कुछ समय बाद लियम ने जो एंशिएंट स्टोरेज डिवाइस सड़क के अंदर बिछा दिया है उसका इस्तेमाल करके लियम इन लोगों को मैजिक की प्रैक्टिस करवा रहा है और ये लोग भी मैजिक स्पेल्स कर पा रहे हैं। और लियम फिर रेना से टेलीफोन स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इस स्पेल को सिर्फ वही इंसान इस्तेमाल कर सकता है जो लियम का फैमिलियर हो। और रेना फिर टेलीफोन स्पेल का इस्तेमाल करके एक दूसरी एल्फ से बात करती है और बात करने के बाद रेना कहती है,
इस स्पेल का इस्तेमाल करके इस शहर के सभी लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ये सही में एक काफी कमाल का शहर है, क्योंकि ऐसा शहर पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है और ये एक मैजिक से बना हुआ शहर है। ये बात सुनकर लियम भी सोचता है, एक मैजिक से बना हुआ शहर, सही में ये बात सुनने में काफी एक्साइटिंग लग रही है। और अब लेडी फ्लोरा मैजिक स्पेल कर पा रही हैं और लियम की भविष्य में होने वाली बीवी के तौर पर ये यहीं पर रहती हैं। और फिर लियम कहता है, फ्लोरा अब तुम बिना किसी परेशानी के मैजिक कर पा रही हो। फ्लोरा कहती है, क्या इस शहर में सभी लोग ये मैजिक स्पेल नहीं कर पाते? लियम कहता है, हमें हाई मिथरल की खदान मिल चुकी है, जिस वजह से मैंने फैसला किया है कि मैं हाई मिथरल का एक रोड पूरे शहर में बिछा दूंगा, जिसकी मदद से यहाँ के लोग सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि फायर और वाटर स्पेल भी कर पाएंगे। लियम की बात सुनकर फ्लोरा सोचती है, लियम दिल के कितने अच्छे हैं जो आम इंसानों के बारे में इतना सोच रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपैलिटी ऑफ पाल्टा में वहाँ के ड्यूक और बाकी नोबल्स सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तभी गाय लियम को फोन करता है और लियम को बताता है कि कुछ लोग लियम से मिलना चाहते हैं और वो लोग खुद को ड्रैगून्स कह रहे हैं। ड्रैगून्स वर्ड सुनते ही फ्लोरा काफी हैरान हो जाती है और लियम फ्लोरा से पूछता है, क्या तुम्हें ड्रैगून्स के बारे में कुछ पता है? फ्लोरा बताती है, ड्रैगन्स वो नाइट्स होते हैं जो ड्रैगन्स की सवारी करते हैं और वो कोस्टाडोर में अपने स्किल्स की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हैं। और जो उनके ड्रैगन्स होते हैं वो कुत्ते की तरह वफादार होते हैं और शेर की तरह खतरनाक होते हैं। और फिर लियम टेलीपोर्ट करके ड्रैगन से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन ड्रैगन्स के जो ड्रैगन हैं वो लियम के पास आते ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी मचलने लगते हैं। और फिर सैनिक कहते हैं, ड्रैगन्स को इससे डर लग रहा है, लेकिन लियम कहता है, भला ड्रैगन्स को मुझसे डर क्यों लगेगा? तभी रेडन लियम को बताता है, वो मुझसे घबरा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए झटपटा रहे हैं और सारे ही बीस्ट बिल्कुल ऐसे ही होते हैं और वो ताकतवर से डरते हैं। और फिर ड्रैगन्स की कैप्टन लियम के पास चलते हुए आती है और कहती है, मेरा नाम शीला है और मैं कुस्टाडोर की 19th प्रिंसेस हूँ और ड्रैगन्स की कैप्टन हूँ और यहाँ के राजा लियम हैमिल्टन, मैं तुम्हें खुद से फाइट करने के लिए चैलेंज करती हूँ। लियम कहता है, लेकिन तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाहती हो? शीला कहती है, एक दूसरे को जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एक दूसरे के साथ फाइट करें। शीला की ये बात सुनकर लियम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर शीला कहती है, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुम कहना चाहते हो कि एक आदमी और एक औरत को एक दूसरे को जानने के लिए सबसे फास्ट तरीका होता है कि वो एक साथ कंबल में दंगल करें। लेकिन मैं एक वर्जिन हूँ और तुम एक बच्चे हो, जिस वजह से हमें दूसरा सबसे फास्ट तरीका अपनाना होगा और वो है कि हम एक दूसरे से फाइट करें। और अब तुम मुझसे फाइट करो, जिसके बाद मैं ये अंदाजा लगा पाऊंगी कि तुम क्विस्टाडोर के साथ अलायंस बनाने के लायक हो या नहीं। अलायंस बनाने की बात सुनकर लियम फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और प्रिंसेस शीला इतनी तेजी से मूव करती हैं कि लियम इनको देख भी नहीं पाता, जिस वजह से लियम अपने बैरियर का इस्तेमाल करके डिफेंस करने लगता है, जिस वजह से प्रिंसेस शीला के सारे ही फिजिकल और मैजिकल अटैक बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। तभी रेडन लियम को बचने के लिए कहता है और लियम टेलीपोर्ट करके प्रिंसेस शीला के अगले अटैक से बच जाता है। और फिर रेडन लियम को बताता है, ये मैजिकल तलवार है, जिस वजह से ये ना ही पूरी तरीके से मैजिकल है और ना ही फिजिकल। ये सुनकर लियम कहता है, अगर ऐसा है तो मेरा कोई भी डिफेंस इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। प्रिंसेस शीला कहती हैं, लियम हैमिल्टन, तुम्हारे हारने का समय आ चुका है और ये मेरा फाइनल अटैक होगा। लेकिन तभी लियम अपनी आंखें बंद करके अपने चारों ओर एक धुंध सी फैला देता है और ऐसा करने के बाद अब लियम प्रिंसेस शीला की मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर पा रहा है। और ये देखकर प्रिंसेस शीला काफी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, आखिर कैसे ये मेरी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा है? लियम बताता है, ये धुंध मैंने मैजिक पाउडर से बनाई है, जिससे मैं तुम्हारी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकूं। और मैंने इस मैजिक पाउडर को अपने बॉडी से कनेक्ट कर रखा है, जिस वजह से जहां से भी धुंध हटती है वहां मुझे पता चल जाता है कि वहां पर तुम ही होगी। लियम की बातें सुनने के बाद शीला अपनी तलवार अंदर रख देती है और कहती है, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो और तुम्हारी ये ताकत क्विस्टाडोर के काम आ सकती है और अब मैं तुमसे किसी शांत जगह में जाकर बात करना चाहती हूँ। फिर लियम शीला को अपने साथ टेलीपोर्ट करके यहाँ पर ले आता है और अलायंस की कंडीशंस के बारे में पूछता है। शीला कहती है, हमारी सबसे मेन कंडीशन है कि हम एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सुनकर लियम सोचने लगता है, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी कंडीशंस है और क्या कहीं शीला मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही। फिर शीला कहती है, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर समझ गई कि तुमको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारे देश में कहावत है कि हमें कभी भी ड्रैगन गॉड पर हमला नहीं करना चाहिए। फिर लियम पूछता है, आखिर तुम्हारे देश और रेडन के बीच क्या हुआ था? शीला बताती है,
ड्रैगन गॉड ने एक बार हमारे देश को लगभग डिस्ट्रॉय कर ही दिया था और इसी वजह से क्विस्टाडोर ने ड्रैगन्स की लीडर यानी कि मुझे यहाँ पर भेजा है, क्योंकि ड्रैगन गॉड की पावर से नॉर्मल ड्रैगन को डर जाना चाहिए था और नॉर्मल ड्रैगन तुम्हें देखकर डर गए थे, जिससे ये बात साबित होती है कि तुम्हारे पास सही में ड्रैगन गॉड की पावर है। और क्या अब तुम मेरे अलायंस के ऑफर को एक्सेप्ट करते हो? लियम रेडन से पूछता है, क्या मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? रेडन कहता है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। लियम कहता है, इस बार तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो, जिस वजह से मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ। रेडन कहता है, तुम्हें अलायंस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितने कम दुश्मन होंगे तुम्हारे देश के लिए तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। और फिर लियम शीला की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद शीला लियम से इसके देश का नाम पूछती है, लेकिन लियम कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लियम ने अभी तक अपने देश का नाम नहीं रखा है। तभी अचानक रेडन लियम के शरीर में से बाहर निकलकर इन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है, लियम के देश का नाम है लियम रेडन और इस देश को एक इंसान रूल करता है जिसको मैंने अपनी पावर दे रखी है। और अभी रेडन को अपने सामने देखकर शीला की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन ऐसे रेडन के अचानक सामने आने की वजह से लियम का स्टेटस और भी ज्यादा ऊपर हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रात में बाहर रोशनी देखकर शीला लियम से पूछती है, आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है? और शीला फिर आगे बढ़कर देखती है कि सभी घरों के अंदर से रोशनी निकल रही है और लियम बताता है, ये बस एक लाइट स्पेल है। शीला पूछती है, ये सब लोग ये स्पेल कैसे कर पा रहे हैं? लियम बताता है, मैंने एक सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से लोग कुछ मैजिक स्पेल्स कर सकते हैं। और फिर लियम शीला को शहर में घुमाता है और घूमते हुए शीला लोगों को और ज्यादा मैजिक स्पेल करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लियम से कहती है, लोग इतने बड़े लेवल पर मैजिक कर पा रहे हैं तो जरूर तुमने मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया होगा। लियम पूछता है, ये मैजिक क्रिस्टल क्या होता है? शीला बताती है, जब लोग मैजिक करते हैं तो उनकी एक्स्ट्रा मैजिक पावर वेस्ट की तरह बाहर निकल जाती है और मैजिक पाउडर बन जाती है और मैजिक पाउडर के इकट्ठा होने से मैजिक क्रिस्टल बनता है। और फिर लियम मैजिक स्पेल करता है, लेकिन लियम के मैजिक स्पेल करने पर कोई भी एक्स्ट्रा मैजिक पावर बाहर नहीं निकलती और ये देखकर शीला काफी हैरान हो जाती है। और फिर लियम बताता है, रेडन ने मुझे ट्रेन किया है जिस वजह से मैं अपनी मैजिक पावर 100% एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये 100% एफिशिएंसी वाली बात सुनकर शीला और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद अगले सीन में लियम शीला के ठहरने की जगह पर शीला को छोड़ देता है। और फिर लियम रेडन से मैजिक क्रिस्टल के बारे में पूछता है और रेडन लियम को बहुत ही खराब एफिशिएंसी के साथ एक मैजिक स्पेल करने के लिए कहता है और लियम फिर बिल्कुल ही जीरो एफिशिएंसी के साथ एक मैजिक स्पेल करता है, जिस वजह से काफी सारी मैजिक पावर वेस्ट हो जाती है और लियम के हाथ में से काफी सारा मैजिक पाउडर बाहर निकलने लगता है और ये मैजिक पाउडर लगातार जमीन पर गिरने लगता है। और रेडन बताता है कि मैजिक पाउडर के इकट्ठा होने से मैजिक क्रिस्टल बनता है और शहर में इतने सारे लोगों के एक साथ मैजिक स्पेल करने की वजह से कुछ मैजिक क्रिस्टल ऑलरेडी बन चुके होंगे। और फिर लियम मैजिक डिटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करके मैजिक पावर को सेंस करता है और लियम को कुछ सेंस होता है और लियम भागकर उस जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर लियम को एक मैजिक क्रिस्टल मिलता है। और रेडन लियम को बताता है कि इस मैजिक क्रिस्टल से तुम कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त के साथ मैजिक क्रिस्टल अपनी पावर लूज करता जाता है। और ये बात सुनकर लियम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर रेडन लियम को बताता है कि मैजिक क्रिस्टल को ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसकी वैल्यू डायमंड से भी ज्यादा होती है। ये सुनकर लियम कहता है, तो फिर मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके हमारे देश की काफी सारी कमाई हो सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम ब्रूनो को मिलने के लिए बुलाता है और ब्रूनो को काफी सारे मैजिक क्रिस्टल दिखाता है और कहता है कि मैं मैजिक क्रिस्टल को लेकर तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। और ब्रूनो को लियम का ये ऑफर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ब्रूनो खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और ब्रूनो फिर इस मैजिक क्रिस्टल को देखकर लियम को बताता है कि मैजिक क्रिस्टल जितना ज्यादा पुराना होता है उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रूनो की बात सुनकर लियम एक मैजिक क्रिस्टल को डस्ट बॉक्स के अंदर डाल देता है और डस्ट बॉक्स के अंदर का 1 घंटा बाहर के 1 साल के बराबर होता है। और फिर 500 घंटे बाद लियम इस मैजिक क्रिस्टल को बाहर निकालता है और अब ये मैजिक क्रिस्टल काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और क्विस्टाडोर देश के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए लियम एक 500 साल पुराना मैजिक क्रिस्टल राजा के पास पहुंचवा देता है। और राजा जब एक एक्सपर्ट को बुलवाकर पूछता है कि ये कितना पुराना मैजिक क्रिस्टल है, तो एक्सपर्ट बताता है कि ये 450 से 500 साल पुराना मैजिक क्रिस्टल होगा। और ये सुनकर राजा और उसकी फैमिली काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इतना पुराना मैजिक क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी स्कारलेट, फ्लोरा और व्लेड एक मीटिंग कर रहे हैं और लियम जब इनसे पूछता है तो ये बताते हैं कि जो काम हम हैंडल कर सकते हैं वो हम कर लेंगे और आपको ड्रैगन गॉड के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम अब रेडन के साथ मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है और यहाँ इस एनिमी का सीजन 1 खत्म होता है।